नमस्कार। आपका स्वागत है किस्से कविताएं में। आज सुनिए सादत हसन मंटो की मशहूर कहानी मम्मी। नाम इसका मिसेज स्टेला जैक्सन था, मगर सब उसे मम्मी कहते थे। दरमियाने बद की अधेड़ उम्र की औरत थी। उसका खाविंद जैक्सन पिछली जंग अजीम में मारा गया था। उसकी पेंशन स्टेला को करीब 10 बरस से मिल रही थी। वो पूना में कैसे आई, कब से वहां थी, इसके मुतल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं। दरअसल मैंने उसके महल एफू के मुतल्लिक कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। वो इतनी दिलचस्प औरत थी कि उससे मिलकर सिवाय उसकी ज़ात से और किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं रहती थी। उससे कौन कौन वाबस्ता है, इसके बारे में कुछ जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, इसलिए कि वो पूना के हर जर्रे से वाबस्ता थी। हो सकता है ये एक हद तक मुबालठा हो, मगर पूना मेरे लिए वही पूना है और उसके वही जर्रे उसके तमाम जर्रे हैं जिनके साथ मेरी चंद यादें मुंसलिक हैं, और मम्मी की अजीबोगरीब शख्सियत इनमें से हर एक में मौजूद है। इससे मेरी पहली मुलाकात पुणे ही में हुई। मैं निहायत सुस्तुल वजूद इंसान हूं। यूं तो सैर व सियाहत की बड़ी बड़ी उमंगें मेरे दिल में मौजूद हैं। आप मेरी बातें सुने तो आप समझिएगा कि मैं अनफरीब कंचनजंगा या हिमालय की इसी किस्म के नाम की किसी और चोटी को सर करने के लिए निकल जाने वाला हूं। ऐसा हो सकता है, मगर ये ज्यादा अथलब है कि मैं ये चोटी सर करके वहीं का हो रहूं। खुदा मालूम कितने बरस से बंबई में था। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि जब पुणे गया तो बीवी मेरे साथ थी। एक लड़का होकर उसको मरे करीब 4 बरस हो चुके थे। इस दौरान में, ठहरिए मैं हिसाब लगा लूं, आप ये समझ लीजिए कि 8 बरस से बंबई में था। मगर इस दौरान में मुझे वहां का विक्टोरिया गार्डन्स और म्यूजियम देखने की भी तौफीक नहीं हुई थी। ये तो महज इत्तिफाक था कि मैं एकदम पूना जाने के लिए तैयार हो गया। जिस फिल्म कंपनी में मुलाजिम था उसके मालिकों से एक निकम्मी सी बात पर दिल में नाराजी पैदा हुई और मैंने सोचा कि ये तकद्दुर दूर करने के लिए पूना हो आऊं। वो भी इसलिए कि पास था और वहां मेरे चंद दोस्त रहते थे। मुझे प्रभात नगर जाना था, जहां मेरा फिल्मों का एक पुराना साथी रहता था। स्टेशन के बाहर मालूम हुआ कि ये जगह काफी दूर है, मगर उस वक्त हम तांगा ले चुके थे। सुस्त रो चीजों से मेरी तबीयत सख्त घबराती है, मगर मैं अपने दिल से कदूरत दूर करने के लिए आया था, इसलिए मुझे प्रभात नगर पहुंचने में कोई उजलत नहीं थी। तांगा बहुत वाहियात किस्म का था, अलीगढ़ के यक्कों से भी ज्यादा वाहियात। हर वक्त गिरने का खतरा रहता है। घोड़ा आगे चलता है और सवारियां पीछे। 1-2 गर्द से अटे हुए बाजार उफ्ताओं रीज़ां तय हुए तो मेरी तबीयत घबरा गई। मैंने अपनी बीवी से मशवरा किया और पूछा कि ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। उसने कहा कि धूप तेज है। मैंने जो और तांगे देखे हैं वो भी इसी किस्म के हैं। अगर उसे छोड़ दिया तो पैदल चलना होगा, जो जाहिर है कि इस सवारी से ज्यादा तकलीफदेह है। मैंने उससे इख्तिलाफ मुनासिब न समझा। धूप वाकई तेज थी। घोड़ा एक फरलांग आगे बढ़ा होगा कि पास से इसी होनक टाइप का एक तांगा गुजरा। मैंने सरसरी तौर पर देखा। एकदम कोई चीथा, ओए मंटो घोड़े। मैं चौंक पड़ा। चड्डा था, एक घिसी हुई मेम के साथ। दोनों साथ साथ जुड़ के बैठे थे। मेरा पहला रद्द-ए-अमल इंतहाई अफसोस का था कि चड्डे की जमालियाती हिस्स कहा गई जो ऐसी लाल लगामी के साथ बैठा है। उम्र का ठीक अंदाजा तो मैंने उस वक्त नहीं किया था, मगर उस औरत की झुर्रियां पाउडर और रोज की तहों में से भी साफ नजर आ रही थी। इतना शोच मेकअप था कि बसारत को सख्त कोफ्त होती थी। चड्डे को एक अरसे के बाद मैंने देखा था। वो मेरा बेतकल्लुफ दोस्त था। ओए मंटो घोड़े के जवाब में यकीनन मैंने भी कुछ इसी किस्म का नारा बुलंद किया था, मगर उस औरत को उसके साथ देखकर मेरी सारी बेतकल्लुफी झुर्रियां हो गई। मैंने अपना तांगा रुकवा लिया। चड्डे ने भी अपने कोचवान से कहा कि ठहर जाए, फिर उसने उस औरत से मुखातब होकर अंग्रेजी में कहा, जस्ट ए मिनट। तांगे से कूदकर वो मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए चीठा, तुम यहां कैसे आए हो? फिर अपना बढ़ा हुआ हाथ बड़े बेतकल्लुफी से मेरी पुरतकलफ बीवी से मिलाते हुए कहा, भाभी जान, आपने कमाल कर दिया। इस गुल मोहम्मद को आखिर आप खींचकर यहां ले ही आई। मैंने उससे पूछा, तुम जा कहाँ रहे हो? चड्डे ने ऊंचे सुरों में कहा, एक काम से जा रहा हूं। तुम ऐसा करो सीधे। वो एकदम पलटकर मेरे तांगे वाले से मुखातब हुआ, देखो साहब को हमारे घर ले जाओ, किराया विराया मत लेना इनसे। उधर से फौरन ही फारिग होकर उसने निबटने के अंदाज में मुझसे कहा, तुम जाओ, नौकर वहां होगा, बाठी तुम देख लेना।
और वो फुदककर अपने तांगे में उस बूढ़ी मेम के साथ बैठ गया जिसको उसने मम्मी कहा था। उससे मुझे एक गुना तस्कीन हुई थी, बल्कि यूं कहिए कि वो बोझ जो एकदम दोनों को साथ साथ देखकर मेरे सीने पर आ पड़ा था काफी हद तक हल्का हो गया था। उसका तांगा चल पड़ा। मैंने अपने तांगे वाले से कुछ न कहा। 3 या 4 फलांग चलकर वो एक डाक बंगला नुमा किस्म की इमारत के पास रुका और नीचे उतर गया। चलिए साहब। मैंने पूछा, कहा? उसने जवाब दिया, चड्ढा साहब का मकान यही है। ओह, मैंने सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखा। उसके तेवरों ने मुझे बताया कि वो चड्डे के मकान के हठ में नहीं थी। सच पूछिए तो वो पूना ही के हठ में नहीं थी। उसको यकीन था कि मुझे वहां पीने पिलाने वाले दोस्त मिल जाएंगे। तकद्दुर दूर करने का बहाना पहले ही से मौजूद था, इसलिए दिन रात उड़ेगी। मैं तांगे से उतर गया। छोटा सा अटैची केस था, वो मैंने उठाया और अपनी बीवी से कहा, चलो। वो खालिबन मेरे तेवरों से पहचान गई थी कि उसे हर हालत में मेरा फैसला कबूल करना होगा। चुनांचे उसने हीलो हुज्जत न की और खामोश मेरे साथ चल पड़ी। बहुत मामूली किस्म का मकान था। ऐसा मालूम होता था कि मिलिट्री वालों ने आर्जी तौर पर एक छोटा सा बंगला बनाया था। थोड़ी देर उसे इस्तेमाल किया और चलते बने। चूने और गच का काम बड़ा कच्चा था। जगह जगह से पलस्तर उखड़ा हुआ था। और घर का अंदरूनी हिस्सा वैसा ही था जैसा कि एक बेपरवाह कुंभारे का हो सकता है जो फिल्मों का हीरो हो और ऐसी कंपनी में मुलाजिम हो जहां माहाना तनख्वाह हर तीसरे महीने मिलती है और वो भी किस्तों में। मुझे इसका पूरा एहसास था कि वो औरत जो बीवी हो, ऐसे गंदे माहौल में यकीनन परेशानी और घुटन महसूस करेगी, मगर मैंने ये सोचा था कि चड्डा आ जाए तो उसके साथ ही प्रभात नगर चलेंगे। वहां जो मेरा फिल्मों का पुराना साथी रहता था, उसकी बीवी और बाल बच्चे भी थे। वहां के माहौल में मेरी बीवी फहर दरवेश बरजान दरवेश 2-3 दिन गुजार सकती थी। नौकर भी अजीब लाउबाली आदमी था। जब हम घर में दाखिल हुए तो सब दरवाजे खुले थे, मगर वो मौजूद नहीं था। जब आया तो उसने हमारी मौजूदगी का कोई नोटिस न लिया। जैसे हम साल से वहीं बैठे थे और इसी तरह बैठे रहने का इरादा रखते थे। जब वो कमरे में दाखिल होकर हमें देखे बगैर पास से गुजर गया तो मैं समझा कि शायद कोई मामूली एक्टर है जो चड्डा के साथ रहता है। पर जब मैंने उससे नौकर के बारे में इस्तिफसार किया तो मालूम हुआ कि वही जात शरीफ चड्डा साहब के चहेते मुलाजिम थे। मुझे और मेरी बीवी दोनों को प्यास लग रही थी। उससे पानी लाने को कहा तो वो गिलास ढूंढने लगा। बड़ी देर के बाद उसने एक टूटा हुआ मग अलमारी के नीचे से निकाला और बड़बड़ाया, रात 1 दर्जन गिलास साहब ने मंगवाए थे, मालूम नहीं किधर गए। मैंने उसके हाथ में पकड़े हुए शिकस्ता मग की तरफ इशारा किया। क्या आप इसमें तेल लेने जा रहे हैं? तेल लेने जाना बंबई का एक खास मुहावरा है। मेरी बीवी इसका मतलब न समझी मगर हंस पड़ी। नौकर किसी थदर बोझला गया, नहीं साहब, मैं तलाश कर रहा था कि गिलास कहाँ है। मेरी बीवी ने उसको पानी लाने से मना कर दिया। उसने वो टूटा हुआ मग वापस अलमारी के नीचे इस अंदाज से रखा कि जैसे वही उसकी जगह थी। अगर उसे कहीं और रख दिया जाता तो यकीनन घर का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता। इसके बाद वो यूं कमरे से बाहर निकला जैसे उसको मालूम था कि हमारे मुंह में कितने दांत हैं। मैं पलंग पर बैठा था जो थालीबन चड्डे का था। इससे कुछ दूर हटकर 2 आराम कुर्सियां थीं। इनमें से एक पर मेरी बीवी बैठी पहलू बदल रही थी। काफी देर तक हम दोनों खामोश रहे। इतने में चड्डा आ गया। वो अकेला था। उसको इस बात का ठतन एहसास नहीं था कि हम उसके मेहमान हैं, और इस लिहाज से हमारी खातिरदारी उस पर लाजिम थी। कमरे के अंदर दाखिल होते ही उसने मुझसे कहा, वेट इज वेट, तो तुम आ गए ओल्ड बॉय, चलो जरा स्टूडियो तक हो आए। तुम साथ होगे तो एडवांस मिलने में आसानी हो जाएगी। आज शाम को मेरी बीवी पर उसकी नजर पड़ी तो वो रुक गया और खिलखिलाकर हंसने लगा, भाभी जान, कहीं आपने इसे मौलवी तो नहीं बना दिया? फिर और जोर से हंसा। मौलवियों की ऐसी तैसी, उठो मंटो। भाभी जान यहां बैठी हैं, हम अभी आ जाएंगे। मेरी बीवी जलकर पहले कोयला थी तो अब बिल्कुल राख हो गई थी। मैं उठा और चड्डा के साथ हो लिया। मुझे मालूम था कि थोड़ी देर पेचोताप खाकर वो सो जाएगी, चुनाचे यही हुआ। स्टूडियो पास ही था। अफरातफरी में मेहता जी के सर चढ़ के चड्डे ने मुबलक 200 रुपए वसूल किए, और हम पौन घंटे में जब वापस आए तो देखा कि वो आराम कुर्सी पर बड़े आराम से सो रही थी। हमने उसे बेआराम करना मुनासिब न समझा और दूसरे कमरे में चले गए जो कबाड़ खाने से मिलता जुलता था। इसमें जो चीज थी हैरत अंगेज तरीके पर टूटी हुई थी कि सब मिलकर एक सालिमगी इख्तियार कर गई थी। हर्ष ने गर्द आलूद थी,
और इस आलूदगी में एक जरूरीपन था, जैसे उसकी मौजूदगी इस कमरे की बोहीमी फिजा की तकमील के लिए लाजमी थी। चड्डे ने फौरन ही अपने नौकर को ढूंढ निकाला और उसे 100 रुपए का नोट देकर कहा, चीन के शहजादे, 2 बोतलें 3rd क्लास रम की ले आओ। मेरा मतलब है 3x रम की और निस्फ दर्जन गिलास। मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसका नौकर सिर्फ चीन ही का नहीं, दुनिया के हर बड़े मुल्क का शहजादा था। चड्डे की जबान पर जिसका नाम आ जाता, वो उसी का शहजादा बन जाता था। उस वक्त का चीन का शहजादा 100 का नोट उंगलियों से खड़खड़ाता चला गया। चड्डे ने टूटे हुए स्प्रिंगों वाले पलंग पर बैठकर अपने होंठ 3x रम के इस्तिकबाल में चट्ठारते हुए कहा, डेट अज डेट, तो आफ्टर ऑल तुम इधर आ ही निकले। लेकिन एकदम मुतफक्किर हो गया। यार, भाभी का क्या हुआ, वो तो घबरा जाएगी। चड्डा बगैर बीवी के था, मगर उसको दूसरों की बीवियों का बहुत ख्याल रहता था। वो इसका इस कदर एहतिराम करता था कि सारी उम्र कुंवारा रहना चाहता था। वो कहा करता था, ये एहसास एक मतरी है जिसने मुझे अभी तक इस नेमत से महरूम रखा है। जब शादी का सवाल आता तो फौरन तैयार हो जाता हूं, लेकिन बाद में ये सोचकर कि मैं बीवी के काबिल नहीं हूं, सारी तैयारी कोल्ड स्टोरेज में डाल देता हूं। रम फौरन ही आ गई, और गिलास भी। चड्डे ने 6 मंगवाए थे, और चीन का शहजादा 3 लाया था। बकाया 3 रास्ते में टूट गए थे। चड्डे ने उनकी कोई परवाह न की और खुदा का शुक्र किया कि बोतलें सलामत रहीं। एक बोतल जल्दी जल्दी खोलकर इसने कुंवारे गिलासों में रम डाली और कहा, तुम्हारे पुणे आने की खुशी में। हम दोनों ने लंबे लंबे घूंट भरे और गिलास खाली कर दिए। दूसरा दौर शुरू करके चड्डा उठा और दूसरे कमरे में देखकर आया कि मेरी बीवी अभी तक सो रही है। उसको बहुत तरस आया और कहने लगा, मैं शोर करता हूं, उनकी नींद खुल जाएगी, फिर ऐसा करेंगे, ठहरो, पहले मैं चाय मंगवाता हूं। ये कहकर इसने रम का एक छोटा सा घूंट लिया और नौकर को आवाज दी, जमैका के शहजादे। जमैका का शहजादा फौरन ही आ गया। चड्डे ने इससे कहा, देखो, मम्मी से कहो, एकदम फर्स्ट क्लास चाय तैयार करके भेज दे एकदम। नौकर चला गया। चड्डे ने अपना गिलास थाली किया और शरीफाना पैग डालकर कहा, मैं फिलहाल ज्यादा नहीं पीऊंगा। पहले 4 पैग मुझे बहुत जज्बाती बना देते हैं। मुझे भाभी को छोड़ने तुम्हारे साथ प्रभात नगर जाना है। आधे घंटे के बाद चाय आ गई। बहुत साफ बर्तन थे और बड़े सलीठे से ट्रे में चुने हुए थे। चड्डे ने टी कोजी उठाकर चाय की खुशबू सूंघी और मुसर्रत का इजहार किया, मी अज ए जीवल। उसने एथोपिया के शहजादे पर बरसना शुरू कर दिया। इतना शोर मचाया कि मेरे कान बिलबिला उठे। इसके बाद इसने ट्रे उठाई और मुझसे कहा, आओ। मेरी बीवी जाग रही थी। चड्डे ने ट्रे बड़ी सफाई से शिकस्ता तिपाई पर रखी और मुअद्दबाना कहा, हाजिर है बेगम साहब। मेरी बीवी को ये मजाक पसंद न आया, लेकिन चाय का सामान चूंकि साफ सुथरा था इसलिए उसने इनकार न किया और 2 प्यालियां पी ली। इनसे उसको कुछ फरहत पहुंची और उसने हम दोनों से मुखातब होकर मानी फेज लहजे में कहा, आप अपनी चाय तो पहले ही पी चुके हैं। मैंने जवाब न दिया, मगर चड्डे ने झुककर बड़े ईमानदाराना तौर पर कहा, जी हाँ, ये गलती हमसे सरजद हो चुकी है, लेकिन हमें यकीन था कि आप जरूर माफ कर देंगी। मेरी बीवी मुस्कुराई तो वो खिलखिला के हंसा। हम दोनों बहुत ऊंची नस्ल के स्वर हैं, जिन पर हर हराम शाय हलाल है। चलिए, अब हम आपको मस्जिद तक छोड़ आएं। मेरी बीवी को फिर चड्डे का ये मजाक पसंद न आया। दरअसल उसको चड्डे ही से नफरत थी, बल्कि यूं कहिए कि मेरे हर दोस्त से नफरत थी। और चड्डा बिलखुसूस उसे बहुत खलता था, इसलिए कि वो बाज औकात बेतकल्लुफी की हदूद भी फांद जाता था, मगर चड्डे को उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरा ख्याल है उसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वो ऐसी फजूल बातों में दिमाग खर्च करना एक ऐसी इंडोर गेम समझता था जो लूडो से कई गुना लायानी है। उसने मेरी बीवी के जले भुने तेवरों को बड़ी हशाश बशाश आंखों से देखा और नौकर को आवाज दी, थबाबिस्तान के शहजादे, एक अदद तांगा लाओ, रोल्स राइस किस्म का। थबाबिस्तान का शहजादा चला गया और साथ ही चड्डा। वो खालिबन दूसरे कमरे में गया था। तखलिया मिला तो मैंने अपनी बीवी को समझाया कि कबाब होने की कोई जरूरत नहीं। इंसान की जिंदगी में ऐसे लम्हात आ ही जाया करते हैं जो वह मुगुमान में भी नहीं होते। उनको बसर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनको गुजर जाने दिया जाए। लेकिन हसबे मामूल उसने मेरी इस कन्फ्यूसाना नसीहत को पल्ले ना बांधा और बड़बड़ाती रही। इतने में थबाबिस्तान का शहजादा रोल्स राइस किस्म का तांगा लेकर आ गया। हम प्रभात नगर रवाना हो गए। बहुत ही अच्छा हुआ कि मेरा फिल्मों का पुराना साथी घर में मौजूद नहीं था। उसकी बीवी थी। चड्डे ने मेरी बीवी इसके सपुर्द की और कहा, खरबूजा, खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है।
बीवी को देखकर रंग पकड़ती है, ये हम अभी हाजिर होके देखेंगे। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, चलो मंटो, स्टूडियो में तुम्हारे दोस्त को पकड़े। चड्डा कुछ ऐसी अफरातफरी मचा दिया करता था कि मुखालिफ कुव्वतों को समझने सोचने का बहुत कम मौका मिलता था। उसने मेरा बाजू पकड़ा और बाहर ले गया और मेरी बीवी सोचती ही रह गई। तांगे में सवार होकर चड्डे ने अब कुछ सोचने के अंदाज में कहा, ये तो हो गया, अब क्या प्रोग्राम है? फिर खिलखिलाकर हंसा। मम्मी, ग्रेट मम्मी। मैं उससे पूछने ही वाला था, ये मम्मी किस तूतंक आमून की औलाद है, कि चड्डे ने बातों का कुछ ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया कि मेरा इस्तिफसार नैर तिब्बी मौत मर गया। तांगा वापस उस डाक बंगला नुमा कोठी पर पहुंचा जिसका नाम सईदा कॉटेज था, मगर चड्डा उसको कबीदा कॉटेज कहता था, इसलिए कि इसमें रहने वाले सब के सब कबीदा खातिर रहते हैं। हालांकि ये गलत था, जैसे कि मुझे बाद में मालूम हुआ। इस कॉटेज में काफी आदमी रहते थे, हालांकि बादियों नजर में ये जगह बिल्कुल लय आबाद मालूम होती थी। सब के सब इसी फिल्म कंपनियों में मुलाजिम, जो महीने की तनख्वाह हर सही माही के बाद देती थी, और वो भी कई किस्तों में। एक एक करके जब उसके साकिनों से मेरा तारुफ हुआ तो पता चला कि सब असिस्टेंट डायरेक्टर थे। कोई चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, कोई उसका नायब, कोई नायब दर नायब। हर दूसरा किसी पहले का असिस्टेंट था और अपनी जाती फिल्म कंपनी की बुनियादें उस्तवार करने के लिए सरमाया फराहम कर रहा था। पोशिश और वजाहता के एतबार से हर एक हीरो मालूम होता था कंट्रोल का जमाना था। मगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं था। वो चीजें भी जो थोड़ी सी तकलीफ के बाद आसानी से कम कीमत पर दस्तयाब हो सकती थी, ये लोग ब्लैक मार्केट से खरीदते थे। पिक्चर जरूर देखते थे। रेस का मौसम हो तो रेस खेलते थे, वरना सट्टा जीतते शाजो नादिर थे, मगर हारते हर रोज थे। सईदा कॉटेज की आबादी बहुत गंजान थी। चूंकि जगह कम थी इसलिए मोटर गिराज भी रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता था। इसमें एक फैमिली रहती थी। शीरी नाम की एक औरत थी जिसका खाविंद शायद महज यकसानियत तोड़ने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर नहीं था। वो इसी फिल्म कंपनी में मुलाजिम था मगर मोटर ड्राइवर था। मालूम नहीं वो कब आता था और कब जाता था, क्योंकि मैंने इस शरीफ आदमी को वहां कभी नहीं देखा था। शीरी के बतन से एक छोटा सा लड़का था जिसको सईदा कॉटेज के तमाम साकिन फुर्सत के औकात में प्यार करते। शीरी जो थबूल सूरत थी अपना बेशतर वक्त गिर्राज के अंदर गुजारती थी। कॉटेज का मुअज्ज हिस्सा चड्डे और उसके दो साथियों के पास था। ये दोनों भी एक्टर थे मगर हीरो नहीं थे। एक सईद था जिसका फिल्मी नाम रंजीत कुमार था। चड्डा कहा करता था, सईदा कॉटेज इस दरजात के नाम की रियायत से मशहूर है, वरना इसका नाम कबीदा कॉटेज ही था। खुश शक्ल था और बहुत कमगो। चड्डा कभी कभी उसे कछवा कहा करता था, इसलिए कि वो हर काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता करता था। दूसरे एक्टर का नाम मालूम नहीं किया था मगर सब उसे फरीबनवास कहते थे। हैदराबाद के एक मुतमविल घराने से ताल्लुक रखता था। एक्टिंग के शौक में यहां चला आया। तनख्वाह 250 रुपये माहवार मुकर्रर थी। एक बरस हो गया था मुलाजिम हुए, मगर इस दौरान में उसने सिर्फ एक दफा 250 रुपये बतौर एडवांस लिए थे, वो भी चड्डे के लिए कि इस पर एक बड़े खूंखवाह पठान के खर्च की अदायगी लाजिम हो गई थी। अदबिलतीफ किस्म की इमारत में फिल्मी कहानियां लिखना उसका शसल था। कभी कभी शेयर भी मौजू कर लेता था। कॉटेज का हर शख्स उसका मतरूज था। शकील और अखील दो भाई थे। दोनों किसी असिस्टेंट डायरेक्टर के असिस्टेंट थे और बरक्स नाम एनहनत नाम जंगी बाकाफूर की ज़ुबुल मिसाल के इब्ताल की कोशिश में हमातन मसरूफ रहते थे। बड़े तीन यानी चड्डा, सईद और फरीबनवाज शीरी का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन तीनों इकट्ठे गिराज में नहीं जाते थे। मिजाज पुरसी का कोई वक्त भी मुकर्रर नहीं था। तीनों जब कॉटेज के बड़े कमरे में जमा होते तो इनमें से एक उठकर गिराज में चला जाता और कुछ देर वहां बैठकर शीरी से घरेलू मामलात पर बातचीत करता रहता। बाकी दो अपने अश्शाल में मसरूफ रहते। जो असिस्टेंट किस्म के लोग थे वो शीरी का हाथ बटाया करते थे। कभी बाजार से उसको सौदा सलफ ला दिया, कभी लॉन्ड्री में उसके कपड़े धुलने दे आए और कभी उसके रोते बच्चे को बहला दिया। इनमें से कबीदा खातिर कोई भी न था। सबके सब मसरूर थे। शायद अपनी कबीदगी पर वो अपने हालात की नामुसात का जिक्र भी करते थे तो बड़े शादानो फरहा अंदाज में। इसमें कोई शक नहीं कि उसकी जिंदगी बहुत दिलचस्प थी। हम कॉटेज के गेट में दाखिल होने वाले थे कि फरीबनवाज साहब बाहर आ रहे थे। चड्डे ने उनकी तरफ और से देखा और अपनी जेब में हाथ डालकर नोट निकाले। बगैर गिने उसने कुछ फरीबनवाज को दिए और कहा, 4 बोतलें स्काच की चाहिए। कमी आप पूरी कर दीजिएगा, बेशी हो तो वो मुझे वापस मिल जाए। फरीबनवाज के हैदराबादी होंठों पर गहरी सांवली मुस्कुराहट नमूदार हुई।
चड्डा खिलखिलाकर हंसा और मेरी तरफ देखकर उसने फरी बनवास से कहा, ये मिस्टर वंटू हैं, लेकिन इनसे मुफस्सल मुलाकात की इजाजत इस वक्त नहीं मिल सकती। ये रम पिए हैं। शाम को स्काच आ जाए तो, लेकिन आप जाइए। फरी बनवास चला गया। हम अंदर दाखिल हुए। चड्डे ने एक जोर की जमाई ली और रम की बोतल उठाई जो निस्फ से ज्यादा खाली थी। उसने रोशनी में मिकदार का सरसरी अंदाजा किया और नौकर को आवाज दी, रजस्तान के शहजादे। जब वो नमूदार ना हुआ तो उसने अपने गिलास में एक बड़ा पैग डालते हुए कहा, ज्यादा पी गया है कमबख्त। ये गिलास खत्म करके वो कुछ फिक्रमंद हो गया, यार भाभी को तुम त्वाह यहां लाए। खुदा की कसम मुझे अपने सीने पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है। फिर उसने खुद ही अपने को तस्कीन दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि बोर नहीं होंगी वहां। मैंने कहा, हाँ वहां रहकर वो मेरे कत्ल का फौरी इरादा नहीं कर सकती, और मैंने अपने गिलास में रम डाली जिसका जायका बुसे हुए गुड़ की तरह था। जिस कबाड़ खाने में हम बैठे थे इसमें सलाखों वाली 2 खिड़कियां थीं जिससे बाहर का खै आबाद हिस्सा नजर आता था। उधर से किसी ने बाआवाज़े बुलंद चड्डा का नाम लेकर पुकारा। मैं चौंक पड़ा। देखा कि म्यूजिक डायरेक्टर वन कुतरे है। कुछ समझ में नहीं आता था कि वो किस नस्ल का है। मंगोली है, हबशी है, आर्या है या क्या बला है। कभी कभी उसके किसी अदोखाल को देखकर आदमी किसी नतीजे पर पहुंचने ही वाला होता था कि उसके तकाबुल में कोई ऐसा नक्श नजर आ जाता कि फौरन ही नए सिरे से नौर करना पड़ जाता था। वैसे वो मरहट्टा था, मगर शिवाजी की तीखी नाक की बजाय उसके चेहरे पर बड़े हैरतनाक तरीके पर मुड़ी हुई चपटी नाक थी जो उसके ख्याल के मुताबिक उन सरों के लिए बहुत जरूरी थी जिनका ताल्लुक बराह रास्त नाक से होता है। उसने मुझे देखा तो चिल्लाया, मंटो, मंटो सेठ। चड्डे ने उससे ज्यादा ऊंची आवाज में कहा, सेठ की ऐसी तैसी, चल अंदर आ। वो फौरन अंदर आ गया। अपनी जेब से उसने हंसते हुए रम की एक बोतल निकाली और तिपाई पर रख दी। मैं साला उधर मम्मी के पास गया। वो बोला, तुम्हारे फ्रेंड आयला। मैं बोला, साला ये फ्रेंड कौन होने को सकता है। साला मालूम ना था मंटो है। चड्डे ने वन कुतरे के कद्दू ऐसे सर पर एक धूल जमाई, अब चेक कर साले के, तू रम ले आया, बस ठीक है। वन कुतरे ने अपना सर सहलाया और मेरा खाली गिलास उठाकर अपने लिए पैक तैयार किया। मंटो, ये साला आज मिलते ही कहने लगा, आज पीने को जी चाहता है। मैं एकदम कड़का, सोचा क्या करूं। चड्डे ने एक और धप्पा उसके सर पर जमाया, बैठ बे, जैसे तूने कुछ सोचा ही होगा। सोचा नहीं तो साला ये इतनी बड़ी बाटली कहां से आया। तेरे बाप ने दिया मुझको। वन कुतरे ने एक ही जर्रे में रम खत्म कर दी। चड्डे ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और उससे पूछा, तू ये तो बता कि मम्मी क्या बोली थी, मुजील कब आएगी। अरे हाँ, वो प्लेटिनम बलोनेड। वन कुतरे ने जवाब में कुछ कहना चाहा मगर चड्डे ने मेरा बाजू पकड़कर कहना शुरू कर दिया, मंटो, खुदा की कसम, क्या चीज है। सुना करते थे कि अक्षय प्लेटिनम बलोनेड भी होती है, मगर देखने का इत्तिफाक कल हुआ। बाल हैं जैसे चांदी के महीन महीन तार। ग्रेट। खुदा की कसम मंटो, बहुत ग्रेट। मम्मी जिंदाबाद। फिर उसने ठहर आलूद निगाहों से वन कुतरे की तरफ देखा और कड़क कर कहा, वन कुतरे के बच्चे नारा क्यों नहीं लगाता, मम्मी जिंदाबाद। चड्डे और वन कुतरे दोनों ने मिलकर मम्मी जिंदाबाद के कई नारे लगाए। इसके बाद वन कुतरे ने चड्डे के सवालों का फिर जवाब देना चाहा मगर उसने उसे खामोश कर दिया। छोड़ो यार, मैं जज्बाती हो गया हूं। इस वक्त ये सोच रहा हूं कि आमतौर पर माशूक के बाल स्याह होते हैं जिन्हें काली घटा से तशबीह दी जाती रही है, मगर यहां कुछ और ही सिलसिला हो गया है। फिर वो मुझसे मुखातब हुआ, मंटो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसके बाल चांदी के तारों जैसे हैं, चांदी का रंग भी नहीं कहा जा सकता। मालूम नहीं प्लेटिनम का रंग कैसा होता है, क्योंकि मैंने अभी तक ये धातु नहीं देखी। कुछ अजीब ही सा रंग है। फौलाद और चांदी दोनों को मिला दिया जाए। वन कुतरे ने दूसरा पैक खत्म किया और उसमें थोड़ी सी 3x रम मिक्स कर दी जाए। चड्डे ने भुनाकर उसको एक फरबा अंदाम गाली दी। बकवास न कर। फिर उसने बड़ी रहम अंगेज नजरों से मेरी तरफ देखा, यार मैं वाकई जज्बाती हो गया हूं। हाँ, वो रंग, खुदा की कसम, लाजवाब रंग है। वो तुमने देखा है? वो जो मछलियों के पेट पर होता है। नहीं नहीं, हर जगह होता है। पोमदरीट मछली। इसके वो क्या होते हैं? नहीं नहीं, सांपों के वो नन्हे नन्हे खपरे। हाँ खपरे, बस इनका रंग खपरे। ये लफ्ज मुझे एक हिंद सतोड़े ने बताया था। इतनी खूबसूरत चीज और ऐसा वाहियात नाम।
पंजाबी में हम इन्हें चाने कहते हैं। इस अल्फाज में चनचनाहट है। वही, बिल्कुल वही जो उसके बालों में है। लटें नन्ही नन्ही संपोलियां मालूम होती हैं जो लोट लगा रही हैं। वो एकदम उठा, संपोलियों की ऐसी तैसी, मैं जज्बाती हो गया हूं। वनथुत्रे ने बड़े भोले अंदाज में पूछा, वो क्या होता है? चड्डे ने जवाब दिया, सेंटिमेंटल। लेकिन तू क्या समझेगा, बालाजी बाजीराव और नाना फडणवीस की औलाद? वनथुत्रे ने अपने लिए एक और पैक बनाया और मुझसे मुखातब होकर कहा, ये साला चड्डा समझता है, मैं इंग्लिश नहीं समझता हूं। मीट्री कॉलेज हूं। साला मेरा बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, इससे। चड्डे ने चिढ़कर कहा, उसने तुझे तानसेन बना दिया, तेरी नाक मरोड़ दी कि नकोड़े सर आसानी से तेरे अंदर से निकल सके। बचपन ही में उसने तुझे धुरपद गाना सिखा दिया था और दूध पीने के लिए तो मियां की टोड़ी में रोया करता था और पेशाब करते वक्त उड़ाना में, और तूने पहली बात पिट वीपकी में की थी। और तेरा बाप जगत उस्ताद था। बेजोबावरे के भी कान काटता था और तू आज उसके कान काटता है, इसीलिए तेरा नाम कनफुतरे। इतना कहकर वो मुझसे मुखातब हुआ, मंटो, ये साला जब भी पीता है अपने बाप की तारीफें शुरू कर देता है। वो इससे मोहब्बत करता था तो मुझ पर उसने किया एहसान किया और इसने उसे मीट्रिकोलीट बना दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी बीए की डिग्री फाड़ के फेंक दूं। वनथुत्रे ने इस बौछार की मुदाफत करना चाही मगर चड्डे ने उसको वहीं दबा दिया, चुप रह, मैं कह चुका हूं कि सेंटिमेंटल हो गया हूं। हाँ, वो रंग, पोम्फ्रेट मछली, नहीं, सांप के नन्हे नन्हे खपरे, बस इन्हीं का रंग। मम्मी ने खुदा मालूम अपनी बेन पर कौन सा राग बजाकर उस नागिन को बाहर निकाला। वनथुत्रे सोचने लगा, पेटी मंगाओ, मैं बजाता हूं। चड्डा खिलखिलाकर हंसने लगा, बैठ बे, मीट्री कॉलेट के चाकोलेट। उसने रम की बोतल में से रम के बाकियात अपने गिलास में उंडेले और मुझसे कहा, मंटो, अगर ये प्लेटिनम ब्लोंड न पटी तो मिस्टर चड्डा हिमालय पहाड़ की किसी ऊंची चोटी पर धोनी रमाकर बैठ जाएगा। और उसने गिलास थाली कर दिया। वनथुत्रे ने अपनी लाई हुई बोतल खोलनी शुरू कर दी, मंटो, मुल्गी एक चांगली है। मैंने कहा, देख लेंगे। आज रात मैं एक पार्टी दे रहा हूं। ये बहुत ही अच्छा हुआ कि तुम आ गए और श्री 108 महित जी ने तुम्हारी वजह से वो एडवांस दे दिया, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। आज की रात। चड्डे ने बड़े भोंडे सुरों में गाना शुरू कर दिया। आज की रात साज़े दर्द ना छे। वनथुत्रे बेचारा उसकी इस ज्यादती पर सदाए एहतिजाज बुलंद करने ही वाला था कि थरीबनवाज और रंजीत कुमार आ गए। दोनों के पास स्काच की दो बोतलें थीं। ये उन्होंने मेज पर रखीं। रंजीत कुमार से मेरे अच्छे खासे मरासिम थे मगर बेतकल्लुफ नहीं, इसलिए हम दोनों ने थोड़ी सी आप कब आए, आज ही आया, ऐसी रस्मी गुफ्तगू की और गिलास टकराकर पीने में मशगूल हो गए। चड्डा वाकई बहुत जज्बाती हो गया था। हर बात में इस प्लेटिनम बलोनेट का जिक्र ले आता था। रंजीत कुमार दूसरी बोतल का चौथाई हिस्सा चढ़ा गया था। थरीबनवाज ने स्काच के 3 पैक पिए थे। नशे के मामले में इन सबकी सतह अब एक ऐसी थी। मैं चूंकि ज्यादा पीने का आदी हूं इसलिए मेरे जज्बात मुतदिल थे। मैंने उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि वो चारों इस नई लड़की पर बहुत बुरी तरह फरेफ्ता थे, जो मम्मी ने कहीं से पैदा की थी। इस नायाब दाने का नाम फीलस था। पुणे में कोई हेयर ड्रेसिंग सैलून था जहां वो मुलाजिम थी। उसके साथ आमतौर पर एक हिजड़ानुमा लड़का रहता था। लड़की की उम्र 14-15 बरस के करीब थी। थरीबनवाज तो यहां तक उस पर गर्म था कि वो हैदराबाद में अपने हिस्से की जायदाद बेचकर भी इस दांव पर लगाने के लिए तैयार था। चड्डे के पास तुरुप का सिर्फ एक पत्ता था, अपना फबूल सूरत होना। वनथुत्रे का बजाते खुद ये ख्याल था कि उसकी पेटी सुनकर वो परी जरूर शीशे में उतर आएगी। और रंजीत कुमार जारहाना अफताम ही को कारगर समझता था, लेकिन सब आखिर में यही सोचते थे कि देखिए मम्मी किस पर कुर्बान होती है। इससे मालूम होता था कि इस प्लेटिनम ब्लोंड फीलस को वो औरत जिसे मैंने चड्डे के साथ तांगे में देखा था, किसी के भी हवाले कर सकती थी। फीलस की बातें करते करते चड्डे ने अचानक अपनी घड़ी देखी और मुझसे कहा, जहन्नम में जाए ये लौंडिया, चलो यार, भाभी वहां कबाब हो रही होगी, लेकिन मुसीबत ये है कि मैं कहीं वहां भी सेंटिमेंटल न हो जाऊं, थे। तुम मुझे संभाल लेना। अपने गिलास के चंद आखिरी कतरे हलक में टपका कर उसने नौकर को आवाज दी, मम्मियों के मुल्क मिस्र के शहजादे। मम्मियों के मुल्क मिस्र का शहजादा आंखें मलता नुमुदार हुआ, जैसे किसी ने उसको सदियों के बाद खोद खाद के बाहर निकाला है। चड्डे ने उसके चेहरे पर रम के छींटे मारे और कहा, 2 अदद तांगे लाओ, जो मिस्री रथ मालूम हो। तांगे आ गए। हम सब उन पर लद कर प्रभात नगर रवाना हुए। मेरा पुराना
फिल्मों का साथी हरीश घर पर मौजूद था। इस दूर दराज जगह पर भी उसने मेरी बीवी की खातिर मदारत में कोई दथीठा फिरोगुजाश्त नहीं किया था। चड्डे ने आंख के इशारे से उसको सारा मामला समझा दिया था, चुनांचे ये बहुत कारआमद साबित हुआ। मेरी बीवी ने रैज़ो इज्जत का इजहार न किया। इसका वक्त वहां कुछ अच्छा ही कटा था। हरीश ने, जो औरतों के नफ्सियात का माहिर था, बड़ी पुरलुत्फ बातें की और आखिर में मेरी बीवी से दरखास्त की कि वो उसकी शूटिंग देखने चले जो उस रोज होने वाली थी। मेरी बीवी ने पूछा, कोई गाना फिल्मा रहे हैं आप? हरीश ने जवाब दिया, जी नहीं, वो कल का प्रोग्राम है। मेरा ख्याल है आप कल चलिएगा। हरीश की बीवी शूटिंग देख देखकर और दिखा दिखाकर आजिज आई हुई थी। उसने फौरन ही मेरी बीवी से कहा, हाँ कल ठीक रहेगा। आज तो इन्हें सफर की थकन भी है। हम सबने इत्मीनान का सांस लिया। हरीश ने फिर कुछ देर पुरलुत्फ बातें की। आखिर में मुझसे कहा, चलो यार, तुम चलो मेरे साथ, और मेरे 3 साथियों की तरफ देखा। इनको छोड़ो, सेठ साहब तुम्हारी कहानी सुनना चाहते हैं। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और हरीश से कहा, इनसे इजाजत ले लो। मेरी सादा लौह बीवी जाल में फंस चुकी थी। उसने हरीश से कहा, मैंने बंबई से चलते वक्त इनसे कहा भी था कि अपना डॉक्यूमेंट के साथ ले चलिए, पर इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं, अब ये कहानी क्या सुनाएंगे? हरीश ने कहा, जबानी सुना देगा। फिर उसने मेरी तरफ यूं देखा जैसे कह रहा है कि हाँ कहो जल्दी। मैंने इत्मीनान से कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। चड्डे ने इस ड्रामे में तकमीली टच दिया, तो भाई हम चलते हैं। और वो तीनों उठकर सलाम नमस्ते करके चले गए। थोड़ी देर के बाद मैं और हरीश निकले। प्रभात नगर के बाहर तांगे खड़े थे। चड्डे ने हमें देखा तो जोर का नारा बुलंद किया, राजा हरिश्चंद्र जिंदाबाद। हरीश के सिवा हम सब मम्मी के घर रवाना हो गए। उसको अपनी एक सहेली से मिलने जाना था। ये भी एक कॉटेज थी। शक्लो सूरत और साठत के एतबार से सईदा कॉटेज जैसी, मगर बहुत साफ सुथरी, जिससे मम्मी के सलीठे और करीने का पता चलता था। फर्नीचर मामूली था, मगर जो चीज जहां थी सजी हुई थी। प्रभात नगर से चलते वक्त मैंने सोचा था कोई खबाखाना होगा, मगर इस घर की किसी चीज से भी बसारत को ऐसा शक नहीं होता था। वो वैसा ही शरीफाना था जैसा कि एक औसत दर्जे के ईसाई का होता है। लेकिन मम्मी की उम्र के मुकाबले में वो जवान जवान दिखाई देता था। उस पर वो मेकअप नहीं था जो मैंने मम्मी के झुर्रियों वाले चेहरे पर देखा था। जब मम्मी ड्राइंग रूम में आई तो मैंने सोचा कि गर्दो पेशवत ने इसके गाल थपथपाए और कहा, तुम फिक्र न करो, मैं अभी इंतजाम करती हूं। वो इंतजाम करने बाहर चली गई। चड्डे ने खुशी का एक और नारा बुलंद किया और वनखुतरे से कहा, जनरल वनखुतरे, जाओ हेडक्वार्टर से सारी तोपें ले आओ। वनखुतरे ने सैल्यूट किया और हुक्म की तामील के लिए चला गया। सईदा कॉटेज बिल्कुल पास था। 10 मिनट के अंदर अंदर वो बोतलें लेकर वापस आ गया। साथ उसके चड्डे का नौकर था। चड्डे ने उसको देखा तो उसका इस्तकबाल किया, आओ आओ मेरे कोहैठाफ के शहजादे। वो सांप के खपड़ों जैसे रंग के बालों वाली लौंडिया आ रही है, तुम भी किस्मत आजमाई कर लेना। रंजीत कुमार और थरी बनवास दोनों को चड्डे की ये सलाह आम है या राय नुक्तादा के लिए वाली बात बहुत नागवार मालूम हुई। दोनों ने मुझसे कहा कि ये चड्डे की बहुत बेहूदगी है। इस बेहूदगी को उन्होंने बहुत महसूस किया था। चड्डा हस्बे आदत अपनी हाकता रहा और वो खामोश एक कोने में बैठे आहिस्ता आहिस्ता रम पीकर एक दूसरे से अपने दुख का इजहार करते रहे। मैं मम्मी के मुतल्लिक सोचता रहा। ड्राइंग रूम में थरी बनवास, रंजीत कुमार और चड्डे बैठे थे। ऐसा लगता था कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। उनकी मां बाहर खिलौने लेने गई है। ये सब मुंतजिर हैं। चड्डा मुतमिन है कि सबसे बढ़िया और अच्छा खिलौना उसे मिलेगा, इसलिए कि वो अपनी मां का चहेता है। बाकी दो का नाम चूंकि एक जैसा था इसलिए वो एक दूसरे के मोनिस बन गए थे। शराब इस माहौल में दूध मालूम होती थी और वो प्लेटिनम ब्लोंड, इसका तसव्वुर एक छोटी सी गुड़िया के मानिंद दिमाग में आता था। हर फिजा, हर माहौल की अपनी मौसीठी होती है। उस वक्त जो मौसीठी मेरे दिल के कानों तक पहुंच रही थी, इसमें कोई सुर इश्तियाल अंगेज नहीं था। हर श्रेय माँ और उसके बच्चे और उनके बामी रिश्ते की तरह काबिल अफ़म और यकीनी थी। मैंने जब उसको तांगे में चड्डे के साथ देखा था तो मेरी जमालियाती हिस्स को सदमा पहुंचा था। मुझे अफसोस हुआ कि मेरे दिल में इन दोनों के मुतल्लिक वाहियात ख्याल पैदा हुए। लेकिन ये चीज मुझे बार बार सता रही थी कि वो इतना शौक मेकअप क्यों करती है जो उसकी झुर्रियों की तौहीन है। उस ममता की तजहीक है जो उसके दिल में चड्डे, थरी बनवास और वनहुतरे के लिए मौजूद है, और खुदा मालूम और किस किस के लिए। बातों बातों में चड्डे से मैंने पूछा,
यार ये तो बताओ तुम्हारी मम्मी इतना शौक मेकअप क्यों करती है? इसलिए कि दुनिया हर शौक चीज को पसंद करती है। तुम्हारे और मेरे जैसे उल्लू इस दुनिया में बहुत कम बसते हैं जो मध्यम सुर और मध्यम रंग पसंद करते हैं, जो जवानी को बचपन के रूप में नहीं देखना चाहते और जो बुढ़ापे पर जवानी का मुलम्मा पसंद नहीं करते। हम जो खुद को आर्टिस्ट कहते हैं उल्लू के पट्टे हैं। मैं तुम्हें एक दिलचस्प वाक़िया सुनाता हूं। बैसाखी का मेला था तुम्हारे अमृतसर में। एक सेहतमंद नौजवान ने, खालिस दूध और मक्खन पर पले हुए जवान ने, जिसकी नई जूती उसकी लाठी पर बाजीगरी कर रही थी, ऊपर एक कोठे की तरफ देखा और निहायत वाहियात रंगों में लिपी तपी एक स्याह फार्म तख्याई की तरफ देखा जिसकी तेल में चुपड़ी हुई बबरियां इसके माथे पर बड़े बदनुमा तरीके पर जमी हुई थीं और अपने साथी की पिसलियों में टहोका देकर कहा, ओए लहना सयां वीख ओए ऊपर वीथ इसी तय पिंड विच मझा ई आखिरी लफ्ज वो खुदा मालूम क्यों गोल कर लिया। हालांकि वो शाइस्तगी का बिल्कुल कायल नहीं था। खिलखिलाकर हंसने लगा और मेरे गिलास में रम डालकर बोला, उस जाट के लिए वो चुड़ैल ही उस वक्त कोहैथाफ की परी थी और उसके गांव की हसीन उजमील मुटियारे बेडौल भैंसें, हम सब चुगद हैं दरमियाने दर्जे के, इसलिए कि इस दुनिया में कोई चीज अव्वल दर्जे की नहीं, तीसरे दर्जे की है या दरमियाने दर्जे की, लेकिन फीलस खासुलफास दर्जे की चीज है। वो सांप के खपरों। वन ठुतरे ने अपना गिलास उठाकर चड्डे के सर पर उंडेल दिया। खपरे खपरे, तुम्हारा मस्तक फिर गया है? चड्डे ने माथे पर से रम के टपकते हुए कतरे जबान से चाटने शुरू कर दिए और वन ठुतरे से कहा, ले अब सुना। तेरा बाप साला तुझसे कितनी मोहब्बत करता था। मेरा दिमाग अब काफी ठंडा हो गया है। वन कुतरे बहुत संजीदा होकर मुझसे मुखातब हुआ, बाई गॉड, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं 15 एरज का था कि उसने मेरी शादी बना दी। चड्डा जोर से हंसा, तुम्हें कार्टून बना दिया उस साले ने, भगवान उसे स्वर्ग में केरील की पेटी दे कि वहां भी इसे बजा बजा कर तुम्हारी शादी के लिए कोई खूबसूरत हूर ढूंढता रहे। वन खुतरे और भी संजीदा हो गया, मंटो, मैं झूठ नहीं कहता, मेरी वाइफ एकदम ब्यूटीफुल है। हमारी फैमिली में तुम्हारी फैमिली की ऐसी तैसी फीलस की बात करो, इससे ज्यादा और कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। चड्डे ने फरीबनवाज और रंजीत कुमार की तरफ देखा जो कोने में बैठे फीलस के हुस्न के मुतल्लिक अपनी अपनी राय का इजहार एक दूसरे से करने वाले थे। गुण पाउडर प्लॉट के बानियों, सुन लो, तुम्हारी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मैदान चड्डे के हाथ रहेगा। क्यों? वेल्स के शहजादे। वेल्स का शहजादा रम की खाली होती हुई बोतल की तरफ हसरत भरी नजरों से देख रहा था। चड्डे ने ठहठा लगाया और उसको आधा गिलास भर के दे दिया। फरीबनवाज और रंजीत कुमार एक दूसरे से फीलस के बारे में घुल मिल के बातें तो कर रहे थे, मगर अपने दिमाग में वो उसे हासिल करने की मुख्तलिफ स्कीमें अलहदा तौर पर बना रहे थे। ये उनके तर्ज गुफ्तगू से साफ आया था। ड्राइंग रूम में अब बिजली के बल्ब रोशन थे क्योंकि शाम गहरी हो चली थी। चड्डा मुझसे बंबई की फिल्म इंडस्ट्री के ताज़ा हालात सुन रहा था कि बाहर बरामदे में मम्मी की तेज तेज आवाज सुनाई दी। चड्डे ने नारा बुलंद किया और बाहर चला गया। फरीबनवाज ने रंजीत कुमार की तरफ और रंजीत कुमार ने फरीबनवाज की तरफ मानी फेज नजरों से देखा, फिर दोनों दरवाजे की जानिब देखने लगे। मम्मी चहकती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके साथ 4-5 एंग्लो इंडियन लड़कियां थीं, मुख्तलिफ फदोहामत और खुतूत वालोवान की। पोली, डोली, कटी, उल्मा और थीलमा, और वो हिजड़ानुमा लड़का। उसको चड्डा ससी कहकर पुकारता था। फीलस सबसे आखिर में नमूदार हुई और वो भी चड्डे के साथ। उसका एक बाजू इस प्लेटिनम ब्लोंड की पतली कमर में हमायल था। मैंने फरीबनवाज और रंजीत कुमार का रद्द अमल नोट किया। इनको चड्डे की ये नुमाइशी फतहमंदाना हरकत पसंद नहीं आई थी। लड़कियों के नाजिल होते ही एक शोर बरपा हो गया। एकदम इतनी अंग्रेजी बरसी कि वन धुतरे मीट्रिकोलिशन इम्तिहान में कई बार फेल हुआ, मगर उसने कोई परवाह ना की और बराबर बोलता रहा। जब उससे किसी ने इल्तिफात न बरता तो वो उल्मा की बड़ी बहन थीलमा के साथ एक सोफे पर अलग बैठ गया और पूछने लगा कि उसने हिंदुस्तानी डांस के और कितने नए तोड़े सीखे हैं। वो इधर धानी नाकत और नाथई थई की 1, 2, 3 बना बनाकर उसको तोड़े बता रहा था, इधर चड्डा बाथी लड़कियों के झुरमुट में अंग्रेजी के नंगे नंगे लमरक सुना रहा था जो उसको हजारों की तादाद में जबानी याद थे। मम्मी सोडे की बोतलें और गजक का सामान मंगवा रही थी। रंजीत कुमार सिगरेट के कश लगाकर टिकटिकी बांधे फीलस की तरफ देख रहा था और फरीबनवाज मम्मी से बार बार कहता था कि रुपए कम हो तो वो इससे ले ले। स्काच खुली और पहला दौर शुरू हुआ। फीलस को जब शाम होने के लिए कहा गया तो उसने अपने प्लेटिनी बालों को एक हफीफ सा झटका देकर इनकार कर दिया कि वो विस्की नहीं पिया करती। सब ने इसरार किया मगर वो ना मानी।
चड्डे ने बददिली का इजहार किया तो मम्मी ने फीलस के लिए हल्का सा मशरूब तैयार किया और गिलास उसके होंठों के साथ लगाकर बड़े प्यार से कहा, बहादुर लड़की बनो और पी जाओ। फीलस इनकार न कर सकी। चड्डा खुश हो गया और उसने इसी खुशी में 20-25 और लमरक सुनाए। सब मजे लेते रहे। मैंने सोचा, उरियानी से तंग आकर इंसान ने सतरपोशी इख्तियार की होगी, यही वजह है कि अब वो सतरपोशी से उकताकर कभी कभी उरियानी की तरफ दौड़ने लगता है। शाइस्तगी का रद्द अमल यकीनन नाशाइस्तगी है। इस फरार का कतई तौर पर एक दिलकशा पहलू भी है। आदमी को इससे एक मुसलसल एक आहंगी की कोफ्त से चंद घड़ियों के लिए नजात मिल जाती है। मैंने मम्मी की तरफ देखा जो बहुत हशाश बशाश जवान लड़कियों में घुली मिली चड्डे के नंगे नंगे लमरक सुनकर हंस रही थी और थहथहे लगा रही थी। उसके चेहरे पर वही वाहियात मेकअप था। इसके नीचे उसकी झुर्रियां साफ नजर आ रही थी मगर वो भी मसरूर थीं। मैंने सोचा, आखिर लोग क्यों फरार को बुरा समझते हैं। वो फरार जो मेरी आंखों के सामने थे, इसका जाहिर गो बदनुमा था लेकिन बातिन उसका बेहद खूबसूरत था। उस पर कोई बनाव सिंगार, कोई ढाजा, कोई उपटन नहीं था। पोली थी। वो एक कोने में रंजीत कुमार के साथ खड़ी अपने नए फराट के बारे में बातचीत कर रही थी और उसे बता रही थी कि सिर्फ अपनी होशियारी से उसने बड़े सस्ते दामों पर ऐसी उम्दा चीज तैयार करा ली है। 2 टुकड़े थे जो बज़ाहिर बिल्कुल बेकार मालूम होते थे मगर अब वो एक खूबसूरत पोशाक में तब्दील हो गए थे और रंजीत कुमार बड़े खुलूस के साथ उसको 2 नए ड्रेस बनवा देने का वादा कर रहा था। हालांकि उसे फिल्म कंपनी से इतने रुपए यकमुश्त मिलने की हरगिज उम्मीद नहीं थी। डॉली थी वो फरीबनवाज से कुछ दर्ज मांगने की कोशिश कर रही थी और उसको यकीन दिला रही थी कि दफ्तर से तनख्वाह मिलने पर वो ये खर्च जरूर अदा कर देगी। फरीबनवाज को थतई तौर पर मालूम था कि वो ये रुपया हस्बे मामूल कभी वापस नहीं देगी मगर वो इसके वादे पर एतबार किए जा रहा था। थीलमा वन खुतरे से तांडीव नाच के बड़े मुश्किल तोड़े सीखने की कोशिश कर रही थी। वन खुतरे को मालूम था कि सारी उम्र इसके पैर कभी उनके बोल अदा नहीं कर सकेंगे मगर वो उसको बताए जा रहा था और थीलमा भी अच्छी तरह जानती थी कि वो बेकार अपना और वन खुतरे का वक्त जाय कर रही है मगर बड़े शौक और इन्हिमाक से सबक याद कर रही थी। उल्मा और कटी दोनों पिए जा रही थीं और आपस में किसी 8वीं की बात कर रही थीं जिसने पिछली रेस में इन दोनों से खुदा मालूम कब का बदला लेने की खातिर थलत तिब्दी थी। वो चड्डा फीलस के सांप के खपरे ऐसे रंग के बालों को पिघले हुए सोने की रंग की स्काच में मिला मिलाकर पी रहा था। फीलस का हिजड़ानुमा दोस्त बार बार जेब से कंघी निकालता था और अपने बाल संवारता था। मम्मी कभी उससे बात करती थी, कभी इससे, कभी सोडा खुलवाती थी, कभी टूटे हुए गिलास के टुकड़े उठवाती थी। उसकी निगाह सब पर थी। उस बिल्ली की तरह जो बज़ाहिर आंखें बंद किए सुस्ताती है मगर उसको मालूम होता है कि उसके 5 बच्चे कहाँ हैं और क्या क्या शरारत कर रहे हैं। इस दिलचस्प तस्वीर में कौन सा रंग, कौन सा थलत था। मम्मी का वो भड़कीला और सोच मेकअप भी ऐसा मालूम होता था कि इस तस्वीर का एक जरूरी जुज़्व है। हालिब कहता है कैद या तो बंदेम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों? कैद यात और बंदेम जब असलन एक हैं तो ये क्या फर्ज है कि आदमी मौत से पहले थोड़ी देर के लिए नजात हासिल करने की कोशिश न करे। इस नजात के लिए कौन मलकुल मौत का इंतजार करे? क्यों आदमी चंद लम्हात के लिए खुद फरेबी के दिलचस्प खेल में हिस्सा न ले? मम्मी सबकी तारीफ में रतबुलिसान थी। उसके पहलू में ऐसा दिल था जिसमें इन सब के लिए ममता थी। मैंने सोचा, शायद इसलिए उसने अपने चेहरे पर रंग मल लिया है कि लोगों को उसकी असलियत मालूम न हो। इसमें शायद इतनी जिस्मानी कुव्वत नहीं थी कि वो हर एक की मां बन सकती। उसने अपनी शफ़क़त और मोहब्बत के लिए चंद आदमी चुन लिए थे और बाकी सारी दुनिया को छोड़ दिया था। मम्मी को मालूम नहीं था। चड्डा एक तगड़ा पैग फीलस को पिला चुका था। चोरी छुपे नहीं सबके सामने, मगर मम्मी उस वक्त अंदर बावर्ची खाने में पोटैटो चिप्स तल रही थी। फीलस नशे में थी, हल्के हल्के सुरूर में। जिस तरह उसके पालिश किए हुए फौलाद के रंग के बाल आहिस्ता आहिस्ता लहराते थे, इसी तरह वो खुद भी लहराती थी। रात के 12 बज चुके थे। वन फुतरे थीमा को तोड़े सिखा सिखाकर अब उसे बता रहा था कि उसका बाप साला उससे बहुत मोहब्बत करता था। चाइल्डहुड में उसने उसकी शादी बना दी थी। उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है और फरीबनवाज डॉली को ठर्ज देकर भूल भी चुका था। रंजीत कुमार पोली को अपने साथ कहीं बाहर ले गया था। उल्मा और कटी दोनों जहान भर की बातें करके अब थक गई थीं और आराम करना चाहती थीं। तिपाई के इर्द गिर्द फीलस उसका हिजड़ानुमा साथी और मम्मी बैठे थे। चड्डा अब जज्बाती नहीं था। फीलस उसके पहलू में बैठी थी जिसने पहली दफा शराब का सुरूर चखा था। उसको हासिल करने का अज़म उसकी आंखों में साफ मौजूद था। मम्मी इससे खाफिल नहीं थी।
थोड़ी देर के बाद फीलस का हिजड़ा नुमा दोस्त उठकर सोफे पर दराज हो गया और अपने बालों में कंघी करते करते सो गया। फरीबनवाज और उल्मा उठकर कहीं चले गए। उल्मा और कटी ने आपस में किसी मार्गरेट के मुतल्लिफ बातें करते हुए मम्मी से रुठस्त ली और चली गईं। वन खुतरे ने आखिरी बार अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ की और फीलस की तरफ हसरत भरी नजरों से देखा, फिर थील्मा की तरफ जो उसके पास बैठी थी और उसको बाजू से पकड़कर चांद दिखाने के लिए बाहर मैदान में ले गया। एकदम जाने क्या हुआ कि चड्डे और मम्मी में गर्म गर्म बातें शुरू हो गईं। चड्डे की जबान लड़खड़ा रही थी। वो एक नाफल्फ बच्चे की तरह मम्मी से बदजबानी करने लगा। फीलस ने दोनों में मुसालहत की महीन महीन कोशिश की, मगर चड्डा हवा के घोड़े पर सवार था। वो फीलस को अपने साथ सईदा कॉटेज में ले जाना चाहता था। मम्मी इसके खिलाफ थी। वो उसको बहुत देर तक समझाती रही कि वो इस इरादे से बाज आए, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं था। वो बार बार मम्मी से कह रहा था, तुम दीवानी हो गई हो, बूढ़ी दलाला, फीलस मेरी है, पूछ लो इससे। मम्मी ने बहुत देर तक उसकी गालियां सुनी, आखिर में बड़े समझाने वाले अंदाज में उससे कहा, चड्डा, माई सन, तुम क्यों नहीं समझते? शी इज यंग। शी इज वेरी यंग। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। एक इल्तिजा थी, एक सरजनिश थी, एक बड़ी भयानक तस्वीर थी, मगर चड्डा बिल्कुल न समझा। उस वक्त उसके पेश नज़र सिर्फ फीलस और उसका हुसूल था। मैंने फीलस की तरफ देखा और मैंने पहली दफा बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि वो बहुत छोटी उम्र की थी। बमुश्किल 15 बरस की इसका सफेद चेहरा नहरी बादलों में घिरा हुआ, बारिश के पहले कतरे की तरह लरज रहा था। चड्डे ने उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिल्मों के हीरो के अंदाज में उसे अपने सीने के साथ भींच लिया। मम्मी ने एहतिजाज की चीख बुलंद की, चड्डा, छोड़ दो, फॉर गॉड्स सेक, छोड़ दो उसे। जब चड्डे ने फीलस को अपने सीने से जुदा न किया तो मम्मी ने उसके मुंह पर एक चांटा मारा, गेट आउट, गेट आउट। चड्डा भौंचक्का रह गया। फीलस को जुदा करके उसने धक्का दिया और मम्मी की तरफ ठहर आलूद निगाहों से देखता बाहर चला गया। मैंने उठकर रुरस्त ली और चड्डे के पीछे चला गया। सईदा कॉटेज पहुंचकर मैंने देखा कि वो पतलून, थमीज और बूट समेत पलंग पर औंधे मुंह लेटा था। मैंने उससे कोई बात न की और दूसरे कमरे में जाकर बड़े मेज पर सो गया। सुबह देर से उठा। घड़ी में 10 बजे रहे थे। चड्डा सुबह ही सुबह उठकर बाहर चला गया। कहा, यह किसी को मालूम नहीं था। मैं जब घुसलखाने से बाहर निकल रहा था तो मैंने उसकी आवाज सुनी जो गराज से बाहर आ रही थी। मैं रुक गया। वो किसी से कह रहा था, वो लाजवाब औरत है, खुदा की कसम, वो लाजवाब औरत है। दुआ करो कि उसकी उम्र को पहुंचकर तुम भी वैसी ही ग्रेट हो जाओ। उसके लहजे में एक अजीब और अरीब तलखी थी। मालूम नहीं उसका रुख उसकी अपनी जात की जानिब था या उस शख्स की तरफ जिससे वो मुखातब था। मैंने ज्यादा देर वहां रुके रहना मुनासिब न समझा और अंदर चला गया। निस्फ घंटे के करीब मैंने उसका इंतजार किया। जब वो न आया तो मैं प्रभात नगर रवाना हो गया। मेरी बीवी का मिजाज मोतिल था। हरीश घर में नहीं था। उसकी बीवी ने उसके मुतल्लिक इस्तिफसार किया तो मैंने कह दिया कि वो अभी तक सो रहा है। पुणे में काफी तफरीह हो गई थी, इसलिए मैंने हरीश की बीवी से कहा कि हमें इजाजत दी जाए। रस्मन उसने हमें रोकना चाहा, मगर मैं सईदा कॉटेज ही से फैसला करके चला था कि रात का वाकया मेरे लिए जहनी जुगाली के वास्ते बहुत काफी है। हम चल दिए। रास्ते में मम्मी की बातें हुईं। जो कुछ हुआ था मैंने उसको मनोअन सुना दिया। उसका रद्द अमल ये था कि फीलस उसकी कोई रिश्तेदार होगी, या वो उसे किसी अच्छी आसामी को पेश करना चाहती थी। जब ही उसने चड्डे से लड़ाई की मैं खामोश रहा। उसकी तरदीद की नताइद। कई दिन गुजरने पर चड्डे का ढत आया जिसमें उस रात के वाक़े का सरसरी जिक्र था, और उसने अपने मुतल्लिक ये कहा था, मैं उस रोज हैवान बन गया था। लानत हो मुझ पर। 3 महीने के बाद मुझे एक जरूरी काम से पुणे जाना पड़ा। सीधा सईदा कॉटेज पहुंचा। चड्डा मौजूद नहीं था। फरीबनवाज से उस वक्त मुलाकात हुई जब वो गिराज से बाहर निकलकर शीरी के खुर्द साल बच्चे को प्यार कर रहा था। वो बड़े तपाक से मिला। थोड़ी देर के बाद रंजीत कुमार आ गया, कछुवे की चाल चलता और खामोश बैठ गया। मैं अगर इससे कुछ पूछता तो वो बड़े इख्तिसार से जवाब देता। उससे बातों बातों में मालूम हुआ कि चड्डा उस रात के बाद मम्मी के पास नहीं गया और न वो कभी यहां आई है। फीलस को उसने दूसरे रोज ही अपने माँ बाप के पास भिजवा दिया था। वो इस हिजड़ानुमा लड़के के साथ घर से भागकर आई हुई थी। रंजीत कुमार को यकीन था कि अगर वो कुछ दिन और पुणे में रहती तो वो जरूर उसे ले उड़ता।
फरीबनवाज को ऐसा कोई जोम नहीं था। उसे सिर्फ ये अफसोस था कि वो चली गई। चड्डे के मुतल्लिक ये पता चला कि 2-3 रोज से उसकी तबीयत नासाज है। बुखार रहता है, मगर वो किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं लेता। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। फरीबनवाज ने जब मुझे ये बातें बताना शुरू करीं तो रंजीत कुमार उठकर चला गया। मैंने सलाखों वाली खिड़की में से देखा, उसका रुख गिराज की तरफ था। मैं फरीबनवाज से गिराज वाली शीरी के मुतल्लिक कुछ पूछने के लिए खुद को तैयार ही कर रहा था कि वनथुत्रे सख्त घबराया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उससे मालूम हुआ कि चड्डे को सख्त बुखार था। वो उसे तांगे में यहां ला रहा था कि रास्ते में बेहोश हो गया। मैं और फरीबनवाज बाहर दौड़े। तांगे वाले ने बेहोश चड्डे को संभाला हुआ था। हम सबने मिलकर उसे उठाया और कमरे में पहुंचाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर देखा। वाकई बहुत तेज बुखार था। 106 डिग्री से खतन कम न होगा। मैंने फरीबनवाज से कहा कि फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। उसने वनथुत्रे से मशवरा किया। वो अभी आता हूं कहकर चला गया। जब वापस आया तो इसके साथ मम्मी थी जो हाँप रही थी। अंदर दाखिल होते ही उसने चड्डे की तरफ देखा और फरीब धरीब चीख कर पूछा, क्या हुआ मेरे बेटे को? वनखुत्रे ने जब उसे बताया कि चड्डा कई दिन से बीमार था तो मम्मी ने बड़े रंज और गुस्से के साथ कहा, तुम कैसे लोग हो, मुझे इत्तिला क्यों न दी? फिर उसने फरीबनवाज, मुझे और वनखुत्रे को मुख्तलिफ हिदायत दी। एक को चड्डे के पास सहलाने की, दूसरे को बर्फ लाने की और तीसरे को पंखा करने की। चड्डे की हालत देखकर उसकी अपनी हालत बहुत गैर हो गई थी, लेकिन उसने तहम्मुल से काम लिया और डॉक्टर बुलाने चली गई। मालूम नहीं रंजीत कुमार को गिराज में कैसे पता चला। मम्मी के जाने के बाद फौरन वो घबराया हुआ आया। जब उसने इस्तिफसार किया तो वनखुत्रे ने उसके बेहोश होने का वाक़िया बयान कर दिया और ये भी बता दिया कि मम्मी डॉक्टर के पास गई है। ये सुनकर रंजीत कुमार का इस्तिराब किसी हद तक दूर हो गया। मैंने देखा कि वो तीनों बहुत मुतमिन थे, जैसे चड्डे की सेहत की सारी जिम्मेदारी मम्मी ने अपने सर ले ली है। उसकी हिदायत के मुताबिक चड्डे के पाँव सहलाए जा रहे थे। सर पर बर्फ की पट्टियां रखी जा रही थीं। जब मम्मी डॉक्टर लेकर आई तो वो किसी थदर होश में आ रहा था। डॉक्टर ने मुआयने में काफी देर लगाई। उसके चेहरे से मालूम होता था कि चड्डे की जिंदगी खतरे में है। मुआयने के बाद डॉक्टर ने मम्मी को इशारा किया और वो कमरे से बाहर चले गए। मैंने सलाखों वाली खिड़की में से देखा गिराज के टाट का पर्दा हिल रहा था। थोड़ी देर के बाद मम्मी आई। फरीबनवाज, वनधुत्रे और रंजीत कुमार से उसने फर्दन फर्दन कहा कि घबराने की कोई बात नहीं। चड्डा अब आंखें खोलकर सुन रहा था। मम्मी को उसने हैरत की निगाहों से नहीं देखा था, लेकिन वो उलझन सी महसूस कर रहा था। चंद लम्हात के बाद जब वो समझ गया कि मम्मी क्यों और कैसे आई है तो उसने मम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और दबाकर कहा, मम्मी यू आर ग्रेट। मम्मी उसके पास पलंग पर बैठ गई। वो शफ़क़त का मुजस्समा थी। चड्डे के तपते हुए माथे पर हाथ फेरकर उसने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, मेरे बेटे, मेरे फरीब बेटे। चड्डे की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फौरन ही उसने उनको जज्ब करने की कोशिश की और कहा, नहीं, तुम्हारा बेटा अव्वल दर्जे का स्काउंडरल है। जाओ अपने मरहूम खाविंद का पिस्तौल लाओ और इसके सीने पर दाग दो। मम्मी ने चड्डे के गाल पर हौले से तमांचा मारा, फजूल बकवास न करो। फिर वो चुस्तो चालाक नर्स की तरह उठी और हम सबसे मुखातब होकर कहा, लड़को, चड्डा बीमार है और मुझे अस्पताल ले जाना है इसे, समझे? सब समझ गए। फरीबनवाज ने फौरन टैक्सी का बंदोबस्त कर दिया। चड्डे को उठाकर उसमें डाला गया। वो बहुत कहता रहा कि इतनी कौन सी आफत आ गई है जो उसको अस्पताल के सपुर्द किया जा रहा है, मगर मम्मी यही कहती रही कि बात कुछ भी नहीं, अस्पताल में जरा आराम रहता है। चड्डा बहुत जिद्दी था, मगर नफ्सियाती तौर पर वो उस वक्त मम्मी की किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। चड्डा अस्पताल में दाखिल हो गया। मम्मी ने अकेले में मुझे बताया कि मर्ज बहुत खतरनाक है, यानी प्लेग। ये सुनकर मेरे औसान फता हो गए। खुद मम्मी बहुत परेशान थी, लेकिन उसको उम्मीद थी कि ये बला टल जाएगी और चड्डा बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा। इलाज होता रहा। प्राइवेट अस्पताल था। डॉक्टरों ने चड्डे का इलाज बहुत तवज्जो से किया, मगर कई पेचीदगियां पैदा हो गईं। उसकी जिल्द जगह जगह से फटने लगी और बुखार बढ़ता गया। डॉक्टरों ने बिलाखिर ये राय दी कि उसे बंबई ले जाओ, मगर मम्मी न मानी। इसने चड्डे को उसी हालत में उठवाया और अपने घर ले गई। मैं ज्यादा देर पुणे में नहीं ठहर सकता था।
वापस बंबई आया तो मैंने टेलीफोन के जरिए से कई मर्तबा उसका हाल दरियाफ्त किया। मेरा ख्याल था कि वो प्लेग के हमले से जांबर न हो सकेगा, मगर मुझे मालूम हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत संभल रही है। एक मुकदमे के सिलसिले में मुझे लाहौर जाना पड़ा। वहां से 15 रोज के बाद लौटा तो मेरी बीवी ने चड्डे का एक खत दिया जिसमें सिर्फ ये लिखा था, अजीमुल मर्तबत मम्मी ने अपने नासल्फ बेटे को मौत के मुंह से बचा लिया है। इन चंद लफ्जों में बहुत कुछ था। जज्बात का एक पूरा समुद्र था। मैंने अपनी बीवी से इसका जिक्र खिलाफ मामूल बड़े जज्बाती अंदाज में किया तो उसने मुतासिर होकर सिर्फ इतना कहा, ऐसी औरतें उमूमन खिदमतगुजार हुआ करती हैं। मैंने चड्डे को 2-3 खत लिखे जिनका जवाब न आया। बाद में मालूम हुआ कि मम्मी ने उसको तब्दीली आबोहवा की खातिर अपनी एक सहेली के यहां लोनावला भिजवा दिया था। चड्डा वहां बमुश्किल 1 महीना रहा और उकता कर चला आया। जिस रोज वो पुणे पहुंचा इत्तिफाक से मैं वहीं था। प्लेग के जबरदस्त हमले के बाइस वो बहुत कमजोर हो गया था, मगर उसकी गोगा पसंद तबीयत उसी तरह जोरों पर थी। अपनी बीमारी का उसने इस अंदाज में जिक्र किया कि जिस तरह आदमी साइकिल के मामूली हादिसे का जिक्र करता है। अब कि वो जांबर हो गया था, अपनी खतरनाक अलालत के मुतल्लिक तफसीली गुफ्तगू उसे बेकार मालूम होती थी। सईदा कॉटेज में चड्डे की गैर हाजिरी के दौरान में छोटी छोटी तब्दीलियां हुई थी। एल बिरादरान यानी अठील और शकील कहीं और उठ गए थे, क्योंकि उन्हें अपनी जाती फिल्म कंपनी कायम करने के लिए सईदा कॉटेज की फिजा मुनासिब मौजू मालूम नहीं होती थी। उसकी जगह एक बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर आ गया था। उसका नाम सेन था। उसके साथ लाहौर से भागा हुआ एक लड़का राम सिंह रहता था। सईदा कॉटेज वाले सब उससे काम लेते थे। तबीयत का बहुत शरीफ और खिदमतगुजार था। चड्डे के पास उस वक्त आया था जब वो मम्मी के कहने पर लोनावला जा रहा था। उसने थरी बनवाज और रंजीत कुमार से कह दिया था कि उसे सईदा कॉटेज में रख लिया जाए। सेन के कमरे में चूंकि जगह खाली थी, इसलिए उसने वहीं अपना डेरा जमा दिया था। रंजीत कुमार को कंपनी के नए फिल्म में हीरो मुंतखब कर लिया गया और उसके साथ वादा किया गया था कि अगर फिल्म कामयाब हुआ तो उसको दूसरा फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। चड्डा अपनी 2 बरस की जमाशुदा तनख्वाह में से 1,500 रुपया यकमुश्त हासिल करने में कामयाब हो चुका था। उसने रंजीत कुमार से कहा था, मेरी जान, अगर कुछ वसूल करना है तो प्लेग में मुब्तला हो जाओ, हीरो और डायरेक्टर बनने से मेरा तो ख्याल है यही बेहतर है। हरी बनवास ताज़ा हैदराबाद से वापस आया था, इसलिए सईदा कॉटेज किसी थदर मरफुलहाल थी। मैंने देखा कि गिराज के बाहर अलगनी से ऐसी थमीज और शलवारें लटक रही थीं जिनका कपड़ा अच्छा और कीमती था। शीरी के ठुर्द साल बच्चे के पास नए खिलौने थे। मुझे पुणे में 15 रोज रहना पड़ा। मेरा पुराना फिल्मों का साथी अब नए फिल्म की हीरोइन की मोहब्बत में गिरफ्तार होने की कोशिश में मसरूफ था, मगर डरता था, क्योंकि ये हीरोइन पंजाबी थी और उसका खाविंद बड़ी बड़ी मूंछों वाला हट्टा कट्टा मुश्तंडा था। चड्डे ने उसको हौसला दिया था, कुछ परवाह न करो उस साले की, जिस पंजाबी एक्ट्रेस का खाविद बड़ी बड़ी मूंछों वाला पहलवान हो, वो इश्क के मैदान में जरूर चारों शाने चित्त गिरा करता है। बस इतना करो कि 100 रुपए फी गाली के हिसाब से मुझसे पंजाबी की 10-20 बड़ी हेवी वेट किस्म की गालियां सीख लो। ये तुम्हारी खास मुश्किलों में बहुत काम आया करेंगी। हरीश एक बोतल फी गिलास के हिसाब से 6 गालियां पंजाब के मखसूस लबो लहजे में याद कर चुका था, मगर अभी तक उसे अपने इश्क के रास्ते में कोई ऐसी खास मुश्किल दरपेश नहीं आई थी जो वो उनकी तासीर का इम्तिहान ले सकता। मम्मी के घर हस्ब मामूल महफिलें जमती थीं। पोली, डोली, कटी, उल्मा, थीलमा वफेरा सब आई थीं। वन खुतरे बदस्तूर थीलमा को कथाकली और तांडीव नाच की ताथई और धानी नाकत की 1 2 3 बना बनाकर बताता था, और वो उसे सीखने की पुरखुलूस कोशिश करती थी। फरी बनवास बेतौफीक दर्ज दे रहा था और रंजीत कुमार, जिसको अब कंपनी के नए फिल्म में हीरो का चांस मिल रहा था, इनमें से किसी एक को बाहर खुली हवा में ले जाता था। चड्डे के नंगे नंगे लमरक सुनकर इसी तरह थहथहे बरपा होते थे। एक सिर्फ वो नहीं थी, वो जिसके बालों के रंग के लिए सही तशबीहा ढूंढने में चड्डे ने काफी वक्त सर्फ किया था, मगर इन महफिलों में चड्डे की निगाहें उसे ढूंढती नहीं थी। फिर भी कभी कभी चड्डे की नजरें मम्मी की नजरों से टकराकर झुक जाती थीं तो मैं महसूस करता था कि उसको अपनी उस रात की दीवानगी का अफसोस है, ऐसा अफसोस जिसकी याद से उसको तकलीफ होती है। चुनांचे चौथे पैक के बाद किसी वक्त इस किस्म का जुमला उसकी जबान से बेख्तियार निकल जाता, चड्डा, यू आर ए डीम्ड बरोट। ये सुनकर मम्मी ज़ेर एलब मुस्कुरा देती थी, जैसे वो इस मुस्कुराहट की शीरीनी में लपेट लपेट कर ये कह रही है, डोंट टोक रूट। वन खुतरे से बदस्तूर उसकी चख चलती थी।
सुरूर में आकर जब भी वो अपने बाप की तारीफ में या अपनी बीवी की खूबसूरती के मुतल्लिक कुछ कहने लगता तो वो उसकी बात बहुत बड़े गंडासे से काट डालता। वो करीब चुप हो जाता और अपना मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट तहा करके जेब में डाल लेता। मम्मी वही मम्मी थी, पोली की मम्मी, डॉली की मम्मी, चड्डे की मम्मी, रंजीत कुमार की मम्मी। सोडे की बोतलों, गजक चीज़ों और महफिल जमाने के दूसरे साजो सामान के इंतजाम में वो उसी पशवत इन्हिमाक से हिस्सा लेती थी। उसके चेहरे का मेकअप वैसा ही वाहियात होता था। उसके कपड़े उसी तरह के शोखोशंग थे। गाजे और सुर्खी की तहों से उसकी झुर्रियां उसी तरह झांकती थीं। मगर अब मुझे ये मुकद्दस दिखाई देती थी। इतनी मुकद्दस की प्लेग की कीड़े उन तक नहीं पहुंच सके थे। डर कर, सिमट कर वो डर गए थे। चड्डे के जिस्म से भी निकल भागे थे कि उस पर इन झुर्रियों का साया था। उन मुकद्दस झुर्रियों का जो हर वक्त निहायत वाहियात रंगों में लुथड़ी रहती थी। वन खुतरे की खूबसूरत बीवी के जब इसकात हुआ था तो मम्मी ही की बरवक्त इमदाद से उसकी जान बची थी। थीलमा जब हिंदुस्तानी रक्स सीखने के शौक में मारवाड़ के एक कत्थक के हत्थे चढ़ गई थी और उस सौदे में एक रोज जब उसको अचानक मालूम हुआ था कि उसने एक मर्ज खरीद लिया है तो मम्मी ने उसको बहुत डांटा था और उसको जहन्नम सपुर्द करके हमेशा हमेशा के लिए उससे ठता लुठ करने का तहैया कर लिया था। मगर उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल पसीज गया था। इसने उसी रोज शाम को अपने बेटों को सारी बात सुना दी थी और उससे दरखास्त की थी कि वो थीलमा का इलाज कराएं। कटी को एक मुम्मा हल करने के सिलसिले में 500 रुपए का इनाम मिला था तो इसने मजबूर किया था कि वो कम अज कम उसके आधे रुपए थरीबनवास को दे दे, क्योंकि उस खरीब का हाथ तंग है। उसने कटी से कहा था तुम इस वक्त उसे दे दो, बाद में लेती रहना। और मुझसे उसने 15 रोज के थियाम के दौरान में कई मर्तबा मेरी मिसेज के बारे में पूछा था और तशवीश का इजहार किया था कि पहले बच्चे की मौत को इतने बरस हो गए हैं, दूसरा बच्चा क्यों नहीं हुआ। रंजीत कुमार से ज्यादा रग़बत के साथ बात नहीं करती थी। ऐसा मालूम होता था कि उसकी नुमाइश पसंद तबीयत उसको अच्छी नहीं लगती। मेरे सामने इसका इजहार वो एक दो मर्तबा लफ्जों में भी कर चुकी थी। म्यूजिक डायरेक्टर सेन से वो नफरत करती थी। चड्डा उसको अपने साथ लाता था तो वो उससे कहती थी, ऐसे जलील आदमी को यहां मत लाया करो। चड्डा उससे वजह पूछता तो वो बड़ी संजीदगी से ये जवाब देती थी कि मुझे ये आदमी ओपरा ओपरा सा मालूम होता है, फिट नहीं बैठता मेरी नजरों में। ये सुनकर चड्डा हंस देता था। मम्मी के घर की महफिलों की पुरखुलूस गर्मी लिए मैं वापस बंबई चला गया। इन महफिलों में जिंदगी थी, बलानोशी थी, जिनसियाती रंग था, मगर कोई उलझाव नहीं था। हर चीज हामिला औरत के पेट की तरह काबिल एफहम थी, उसी तरह उभरी हुई, बज़ाहिर उसी तरह कड़ब, बींदी और देखने वाले को गोमगो की हालत में डालने वाली, मगर असल में बड़ी सही, बासलीठा और अपनी जगह पर कायम। दूसरे रोज सुबह के अखबारों में ये पढ़ा कि सईदा कॉटेज में बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर सेन मारा गया है। उसको कत्ल करने वाला कोई राम सिंह है, जिसकी उम्र 14-15 बरस के करीब बताई जाती है। मैंने फौरन पुणे टेलीफोन किया मगर कोई न मिल सका। एक हफ्ते के बाद चड्डे का खत आया जिसमें हादिस एठत्ल की पूरी तफसील थी। रात को सब सोए थे कि चड्डे के पलंग पर अचानक कोई गिरा। वो हड़बड़ाकर उठा। रोशनी की तो देखा कि सेन है, धून में लथपथ। चड्डा अच्छी तरह अपने होशोवास संभालने भी न पाया था कि दरवाजे में राम सिंह नमूदार हुआ। उसके हाथ में छुरी थी। फौरन ही थरीबनवाज और रंजीत कुमार भी आ गए। सारी सईदा कॉटेज बेदार हो गई। रंजीत कुमार और थरीबनवाज ने राम सिंह को पकड़ लिया और छुरी उसके हाथ से छीन ली। चड्डे ने सेन को अपने पलंग पर लिटाया और इससे जख्मों के मुतल्लिक कुछ पूछने ही वाला था कि उसने आखिरी हिचकी ली और ठंडा हो गया। राम सिंह, थरीबनवाज और रंजीत कुमार की गिरफ्त में था, मगर वो दोनों कांप रहे थे। सेन मर गया तो राम सिंह ने चड्डे से पूछा, भापा जी मर गया? चड्डे ने इस बात में जवाब दिया तो राम सिंह ने रंजीत कुमार और थरीबनवाज से कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं भागूंगा नहीं। चड्डे की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। उसने फौरन नौकर को भेजकर मम्मी को बुलवाया। मम्मी आई तो सब मुतमिन हो गए कि मामला सुलझ जाएगा। उसने राम सिंह को आजाद कर दिया और थोड़ी देर के बाद अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई जहां उसका बयान दर्ज करा दिया गया। इसके बाद चड्डा और उसके साथी कई दिन तक सख्त परेशान रहे। पुलिस की पूछगछ, बयानात, फिर अदालत में मुकदमे की पैरवी। मम्मी इस दौरान में बहुत दौड़ धूप करती रही थी। चड्डा को यकीन था कि राम सिंह बरी हो जाएगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। मातहत अदालत ही ने उसे साफ बरी कर दिया। अदालत में उसका वही बयान था जो उसने थाने में दिया था। मम्मी ने उससे कहा था, बेटा घबराओ नहीं,
जो कुछ हुआ है सच सच बता दो। और उसने तमाम वाकयात मिनोअन बयान कर दिए थे कि सेन ने उसको प्लेबैक सिंगर बना देने का लालच दिया था। उसको खुद भी मौसीठी से बड़ा लगाव था और सेन बहुत अच्छा गाने वाला था। वो इस चक्कर में आकर उसकी शहवानी ख्वाहिशात को पूरी करता रहा, मगर उसको इससे सख्त नफरत थी। उसका दिल बार बार उसे लानत मलामत करता था। आखिर में वो इस कदर तंग आ गया था कि उसने सेन से कह भी दिया था कि अगर उसने फिर उसे मजबूर किया तो वो उसे जान से मार डालेगा। चुनांचे वारदात की रात को यही हुआ। अदालत में उसने यही बयान दिया। मम्मी मौजूद थी। आंखों ही आंखों में वो राम सिंह को दिलासा देती रही कि घबराओ नहीं, जो सच है कह दो। सच की हमेशा फतह होती। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे हाथों ने खून किया है, मगर एक बड़ी नजिस चीज है, एक ढबासत का, एक गैर फित्री सौदे का। राम सिंह ने बड़ी सादगी, बड़े भोलेपन और बड़े मासूमाना अंदाज में सारे वाकियात बयान किए। मजिस्ट्रेट इस कदर मुतस्सिर हुआ कि उसने राम सिंह को बरी कर दिया। चड्डे ने कहा, इस झूठे जमाने में ये सदाकत की हैरतअंगेज फतह है और इसका सहरा मेरी बुढ़ी मम्मी के सर है। चड्डे ने मुझे उस जलसे में बुलाया था जो राम सिंह की रिहाई की खुशी में सईदा कॉटेज वालों ने किया था, मगर मैं मसरूफियत के बाइस इसमें शरीक न हो सका। एल बरादर शकील और अखील दोनों वापस सईदा कॉटेज आ गए थे। बाहर की फिजा भी उनकी जाती फिल्म कंपनी की तासीस व तामीर के लिए रास न आई थी। अब वो फिर अपनी पुरानी फिल्म कंपनी में किसी असिस्टेंट के असिस्टेंट हो गए थे। इन दोनों के पास इस सरमाए में से चंद 100 बात ही बचे हुए थे जो उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी की बुनियादों के लिए फराहम किया था। चड्डे के मशवरे पर उन्होंने ये सब रुपए जलसे को कामयाब बनाने के लिए दिया। चड्डे ने उनसे कहा था, अब मैं 4 पैक पीकर दुआ करूंगा कि वो तुम्हारी जाती फिल्म कंपनी फौरन खड़ी कर दे। चड्डे का बयान था कि इस जलसे में वन फुतरे ने शराब पीकर खिलाफ मामूल अपने साले बाप की तारीफ न की और न अपनी खूबसूरत बीवी का जिक्र किया। फरीबनवाज ने कटी की फौरी जरूरियात के पेशे नजर उसको 200 रुपए खर्च दिए और रंजीत कुमार से उसने कहा था, तुम इन बेचारी लड़कियों को यूं ही झांसे न दिया करो। हो सकता है कि तुम्हारी नीयत साफ हो, मगर लेने के मामले में उनकी नीयत इतनी साफ नहीं होती। कुछ न कुछ दे दिया करो। मम्मी ने इस जलसे में राम सिंह को बहुत प्यार किया और सबको ये मशवरा दिया कि उसे घर वापस जाने के लिए कहा जाए। चुनांचे वहीं फैसला हुआ और दूसरे रोज फरीबनवाज ने उसके टिकट का बंदोबस्त कर दिया। शीरी ने सफर के लिए उसको खाना पका कर दिया। स्टेशन पर सब उसको छोड़ने गए। ट्रेन चली तो वो देर तक हाथ हिलाते रहे। ये छोटी छोटी बातें मुझे इस जलसे के 10 रोज बाद मालूम हुई, जब मुझे एक जरूरी काम से पुणे जाना पड़ा। सईदा कॉटेज में कोई तब्दीली वाफिया नहीं हुई थी। ऐसा मालूम होता था कि वो ऐसा पड़ाव है जिसकी शक्लो सूरत हजारा काफिलों के ठहरने से भी तब्दील नहीं होती। वो कुछ ऐसी जगह थी जो अपना खला खुद ही पर कर देती थी। मैं जिस रोज वहां पहुंचा, शीरीनी बट रही थी। शीरी के घर एक और लड़का हुआ था। वन थुतरे के हाथ में ग्लैक्सो का डिब्बा था। उन दिनों ये बड़ी मुश्किल से दस्तयाब होता था। उसने अपने बच्चे के लिए कहीं से 2 पैदा किए थे। इनमें से एक वो शीरी के नौजायदा लड़के के लिए ले आया था। चड्डे ने आखिरी 2 लड्डू इसके मुंह में ठूंसे और कहा, तू ये ग्लैक्सो का डिब्बा ले आया है। बड़ा कमाल किया है तूने। अपने साले बाप और अपनी साली बीवी को देखना, हरगिज कोई बात न करना। वन खुतरे ने बड़े भोलेपन के साथ कहा, साले, मैं अब कोई पियला हूं, वो तो दारू बोला करती है, वैसे बाय गॉड मेरी बीवी बड़ी है हैंडसम है। चड्डे ने इस कदर बेतहाशा कहकहा लगाया कि वन खुतरे को और कुछ कहने का मौका न मिला। इसके बाद चड्डा, फरीबनवाज और रंजीत कुमार मुझसे मुतवज्जा हुए और इस कहानी की बातें शुरू हो गईं जो मैं अपने पुराने फिल्मों के साथी के जरिए से वहां के एक प्रोड्यूसर के लिए लिख रहा था। फिर कुछ देर शीरी के नौजायदा लड़के का नाम मुकर्रर होता रहा। सैकड़ों नाम पेश हुए मगर चड्डे को पसंद न आए। आखिर मैंने कहा कि जाए पैदाइश यानी सईदा कॉटेज की रियायत से लड़का मौलूद मसूद है, इसलिए मसूद नाम बेहतर रहेगा। चड्डे को पसंद नहीं था लेकिन उसने आर्जी तौर पर कबूल कर लिया। इस दौरान में मैंने महसूस किया कि चड्डा, फरीबनवाज और रंजीत कुमार तीनों की तबीयत किसी कदर बुझी बुझी सी थी। मैंने सोचा शायद खिज़ां के मौसम की वजह है, जब आदमी त्वाह थकावट महसूस करता है। शीरी का नया बच्चा भी इस खफीफ इज़्मेलाल का बाइस हो सकता था, लेकिन ये शुबा इस्तिदलाल पर पूरा नहीं उतरता था। सेन के कत्ल की ट्रेजेडी? मालूम नहीं क्या वजह थी, लेकिन मैंने ये कतई तौर पर महसूस किया था कि वो सब अफसुर्दा थे। बज़ाहिर हंसते थे, बोलते थे, मगर अंदरूनी तौर पर मुज़तरिब थे। मैं प्रभात नगर में अपने पुराने फिल्मों के साथी के घर में कहानी लिखता रहा।
ये मसरूफियत पूरे 7 दिन जारी रही। मुझे बार बार ख्याल आता था कि इस दौरान में चड्डे ने खललंदाजी क्यों नहीं की। वनथुत्रे भी कहीं गायब था। रंजीत कुमार से मेरे कोई इतने मरासिम नहीं थे कि वो मेरे पास इतनी दूर आता। हरिबनवास के मुतल्लिक मैंने सोचा था कि शायद हैदराबाद चला गया हो और मेरा पुराना फिल्मों का साथी अपने नए फिल्म की हीरोइन से उसके घर में उसके बड़ी बड़ी मूंछों वाले खाविंद की मौजूदगी में इश्क लड़ाने का मुसम्मम इरादा कर रहा था। मैं अपनी कहानी के एक बड़े दिलचस्प बाब का मंजरनामा तैयार कर रहा था कि चड्डा बलायना कहानी की तरह नाजिल हुआ। कमरे में दाखिल होते ही उसने मुझसे पूछा, इस बकवास का तुमने कुछ वसूल किया है? उसका इशारा मेरी कहानी की तरफ था जिसके मुआवजे की दूसरी किस्त मैंने 2 रोज हुए वसूल की थी। हाँ, दूसरा 1000 परसों लिया है। कहाँ है ये 1000? ये कहता चड्डा मेरे कोट की तरफ बढ़ा। मेरी जेब में है। चड्डे ने मेरी जेब में हाथ डाला, 100 के 4 नोट निकाले और मुझसे कहा, आज शाम को मम्मी के यहां पहुंच जाना, एक पार्टी है। मैं इस पार्टी के मुतल्लिक उससे कुछ दरियाफ्त ही करने वाला था कि वो चला गया। वो अफसुर्दगी जो मैंने चंद रोज पहले उसमें महसूस की थी बदस्तूर मौजूद थी। वो कुछ मुस्तरिब भी था। मैंने उसके मुतल्लिक सोचना चाहा मगर दिमाग माइल न हुआ। कहानी के दिलचस्प बाब का मंजरनामा इसमें बुरी तरह फंसा था। अपने पुराने फिल्मों के साथी की बीवी से अपनी बीवी की बातें करके शाम को 5:30 बजे के करीब मैं वहां से रवाना होकर 7 बजे सईदा कॉटेज पहुंचा। गिराज के बाहर अलगनी पर गीले गीले पोतड़े लटक रहे थे और नल के पास इल बिरादरान शीरी के बड़े लड़के के साथ खेल रहे थे। गिराज के टाट का पर्दा हटा हुआ था और शीरी उनसे खालिबन मम्मी की बातें कर रही थी। मुझे देखकर वो चुप हो गए। मैंने चड्डे के मुतल्लिक पूछा तो अखिल ने कहा कि वो मम्मी के घर मिल जाएगा। मैं वहां पहुंचा तो एक शोर बरपा था। सब नाच रहे थे। हरिबनवास पोली के साथ, रंजीत कुमार, कटी और उल्मा के साथ और वनभुत्रे थीलमा के साथ। वो उसको कथाकली के मदरे बता रहा था। चड्डा मम्मी को गोद में उठाए इधर उधर कूद रहा था। सब नशे में थे। एक तूफान मचा हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबसे पहले चड्डे ने नारा लगाया। इसके बाद देसी और नीम विदेशी आवाजों का एक गोला सा फटा जिसकी गूंज देर तक कानों में सरसराती रही। मम्मी बड़े तपाक से मिली, ऐसे तपाक से जो बेतकल्लुफी की हद तक बढ़ा हुआ था। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर इसने कहा, किस मी डियर। लेकिन उसने खुद ही मेरा एक गाल चूम लिया और घसीट कर नाचने वालों के झुरमुट में ले गई। चड्डा एकदम पुकारा, बंद करो, अब शराब का दौर चलेगा। फिर उसने नौकर को आवाज दी, स्कॉटलैंड के शहजादे, विस्की की नई बोतल लाओ। स्कॉटलैंड का शहजादा नई बोतल ले आया। नशे में धुत था। बोतल खोलने लगा तो हाथ से गिरी और चकनाचूर हो गई। मम्मी ने उसको डांटना चाहा तो चड्डे ने रोक दिया और कहा, एक बोतल टूटी है मम्मी, जाने दो, यहां दिल टूटे हुए हैं। महफिल एकदम सूनी हो गई। लेकिन फौरन ही चड्डे ने इस लम्हाती अफसुर्दगी को अपने ढहकों से दरहम बरहम कर दिया। नई बोतल आई। हर गिलास में गिरांडील पैक डाला गया। चड्डे की बेरब्त सी तकरीर शुरू हुई। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब जहन्नम में जाएं, मंटो हमारे दरमियान मौजूद है। ब्जो में खुद बहुत बड़ा अफसाना निगार बनता है। इंसानी नफ्सियात की, वो क्या कहते हैं, अमीत तरीन गहराइयों में उतर जाता है। मैं कहता हूं कि बकवास है। कुएं में उतरने वाले उसने इधर उधर देखा। अफसोस कि यहां कोई हिंदुस्तान नहीं। एक हैदराबादी है जो भाफ को खाफ कहता है और जिससे 10 बरस पीछे मुलाकात हुई तो कहेगा, परसों आपसे मिला था। लानत हो उसके निजाम हैदराबाद पर जिसके पास कई लाख टन सोना है, करोड़ों जवाहरात हैं, लेकिन एक मम्मी नहीं। हाँ, वो कुएं में उतरने वाले, मैंने क्या कहा था कि सब बकवास है। पंजाबी में जिन्हें टोभे कहते हैं, वो गोता लगाने वाले, वो इसके मुकाबले में इंसानी नफ्सियात को बदरजहा बेहतर समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, सबने जिंदाबाद का नार लगाया। चड्डा चीठा, ये सब साजिश है, इस मंटो की साजिश है। वरना मैंने हिटलर की तरह तुम लोगों को मुर्दाबाद के नारे का इशारा किया था। तुम सब मुर्दाबाद, लेकिन पहले मैं। वो जज्बाती हो गया जिसने उस रात उस सांप के पेट के खपरों ऐसे रंग वाले बालों की एक लड़की के लिए अपनी मम्मी को नाराज कर दिया। मैं खुद को खुदा मालूम कहा का डोन जो आसान समझता था, लेकिन नहीं, उसको हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे अपनी जवानी की कसम, एक ही बोसे में उस प्लेटिनम ब्लोंड के कंबारे पने का सारा अर्क मैं अपने इन मोटे मोटे होंठों से चूस सकता था। लेकिन ये एक नामुनासिब हरकत थी। वो कम उम्र थी। इतनी कम उम्र
इतनी कमजोर, इतनी कैरेक्टरलेस। इतनी, उसने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा। बताओ यार, उसे उर्दू, फारसी या अरबी में क्या कहेंगे? कैरेक्टरलेस, लेडीज एंड जेंटलमैन। वो इतनी छोटी, इतनी कमजोर और इतनी लाकिरदार थी कि उस रात गुनाह में शरीक होकर या तो वो सारी उम्र पछताती रहती या उसे ठतन भूल जाती। उन चंद घड़ियों की लज्जत की याद के सहारे जीने का सलीठा उसको थतई तौर पर न आता। मुझे इसका दुख होता। अच्छा हुआ कि मम्मी ने उसी वक्त मेरा हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं अब अपनी बकवास बंद करता हूं। मैंने असल में एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर करने का इरादा किया था, मगर मुझसे कुछ बोला नहीं जाता। मैं एक पैग और पीता हूं। इसने एक पैग और पिया। तकरीर के दौरान में सब खामोश थे। इसके बाद भी खामोश रहे। मम्मी न मालूम क्या सोच रही थी। खाजे और सुर्खी की तहों के नीचे उसकी झुर्रियां भी ऐसा दिखाई देता था कि भौरो फिक्र में डूबी हुई है। बोलने के बाद चड्डा जैसे खाली सा हो गया था। इधर उधर घूम रहा था, जैसे कोई चीज खोने के लिए ऐसा कोना ढूंढ रहा है जो उसके जहन में अच्छी तरह महफूज है। मैंने उससे एक बार पूछा, क्या बात है चड्डे? उसने ठहका लगाकर जवाब दिया, कुछ नहीं। बात यह है कि आज विस्की मेरे दिमाग के चूतड़ों पर जमा के लात नहीं मार रही। उसका यह पहा खोखला था। वनथुत्रे ने थीलमा को उठाकर मुझे अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की बातें करने के बाद अपने बाप की तारीफ शुरू कर दी कि वो बड़ा गुनी आदमी था। ऐसा हारमोनियम बजाता था कि लोग दमबखुद हो जाते थे। फिर उसने अपनी बीवी की खूबसूरती का जिक्र किया और बताया कि बचपन ही में इसके बाप ने ये लड़की चुनकर उससे ब्याह दी थी। बंगाली म्यूजिक डायरेक्टर से इनकी बात निकली तो उसने कहा, मिस्टर मंटो, वो एकदम हलकट आदमी था। कहता था मैं खां साहब अब्दुल करीम खां का शागिर्द हूं। झूठ, बिल्कुल झूठ, वो तो बंगाल के किसी भड़वे का शागिर्द था। घड़ी ने 2 बजाए। चड्डे ने जस्टरबग बंद किया। कटी को धक्का देकर एक तरफ गिराया और बढ़कर वनथुत्रे के कद्दू ऐसे सर पर धप्पा मारकर, बकवास बंद कर बे, उठ और कुछ का, लेकिन खबरदार अगर तूने कोई पक्का राग गाया। वनथुत्रे ने फौरन गाना शुरू कर दिया। आवाज अच्छी नहीं थी। मुर्गियों की नोक एपलक वाज़ेह तौर पर उसके गले से नहीं निकलती थी, लेकिन जो कुछ गाता था पूरे खुलूस से गाता था। मालकोस में उसने ऊपर तले 2-3 फिल्मी गाने सुनाए जिनसे फिजा बहुत उदास हो गई। मम्मी और चड्डा एक दूसरे की तरफ देखते थे और नजरें किसी और समत हटा लेते थे। खरीबनवाज इस कदर मुतासिर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। चड्डे ने जोर का जहकहा बुलंद किया और कहा, हैदराबाद वालों की आंख का मसाना बहुत कमजोर होता है, मौका बेमौका टपकने लगता है। खरीबनवाज ने अपने आंसू पोंछे और उल्मा के साथ नाचना शुरू कर दिया। वनथुत्रे ने ग्रामोफोन के तवे पर रिकॉर्ड रखकर स्विच लगा दी। घिसी हुई ट्यून बजने लगी। चड्डे ने मम्मी को फिर गोद में उठा लिया और कूद कूद कर शोर मचाने लगा। उसका गला बैठ गया था। उन मिरासियों की तरह जो शादी ब्याह के मौथों पर ऊंचे सुरों में गाकर अपनी आवाज का नास मार लेती है। इस उछल कूद और चीथम धाड़ में 4 बज गए। मम्मी एकदम खामोश हो गई। फिर उसने चड्डे से मुखातब होकर कहा, बस अब खत्म। चड्डे ने बोतल से मुंह लगाया, उसे खाली करके एक तरफ फेंक दिया और मुझसे कहा, चलो मंटो, चले। मैंने उठकर मम्मी से इजाजत लेनी चाहिए कि चड्डे ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। आज कोई उलविदा नहीं कहेगा। हम दोनों बाहर निकल रहे थे कि मैंने वनथुत्रे के रोने की आवाज सुनी। मैंने चड्डे से कहा, ठहरो, देखें क्या बात है, मगर वो मुझे धकेलकर आगे ले गया। इस साले की आंखों का मसाना भी खराब है। मम्मी के घर से सईदा कॉटेज बिल्कुल नजदीक थी। रास्ते में चड्डे ने कोई बात न की। सोने से पहले मैंने उससे इस अजीबोगरीब पार्टी के मुतल्लिक इस्तिफसार करना चाहा तो उसने कहा, मुझे सख्त नींद आ रही है, और बिस्तर पर लेट गया। सुबह उठकर मैं घुसलखाने में गया। बाहर निकला तो देखा कि खरीबनवाज गिराज के टाट के साथ लगकर खड़ा है और रो रहा है। मुझे देखकर वो आंसू पोंछता वहां से हट गया। मैंने पास जाकर उससे रोने की वजह दरियाफ्त की तो इसने कहा, मम्मी चली गई। कहा, मालूम नहीं, ये कहकर खरीबनवाज ने सड़क का रुख किया। चड्डा बिस्तर पर लेटा था। ऐसा मालूम होता था कि वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोया था। मैंने उससे मम्मी के बारे में पूछा तो इसने मुस्कुराकर कहा, चली गई। सुबह की गाड़ी से उसे पूना छोड़ना था। मैंने पूछा, मगर क्यों? चड्डे के लहजे में तलखी आ गई। हुकूमत को उसकी अदाएं पसंद नहीं थी। उसकी वज़ाख्ता पसंद नहीं थी। उसके घर की महफिलें उसकी नज़र में काबिल एतराज़ थीं।
इसलिए कि पुलिस उसकी शफ़क़त और मोहब्बत बतौर यर्थमाल के लेना चाहती थी, वो उसे माँ कहकर एक दलाला का काम लेना चाहते थे। एक अरसे से उसका एक केस ज़ेरे तफ्तीश था। आखिर हुकूमत पुलिस की तहकीकात से मुतमिन हो गई और उसको तड़ीपार कर दिया, शहर बदर कर दिया। वो अगर तहबा थी, दलाला थी। उसका वजूद सोसाइटी के लिए मोहलिक था तो उसका खात्मा कर देना चाहिए था। पुणे की थलाजत से ये क्यों कहा गया कि तुम यहां से चली जाओ और जहां चाहो ढेर हो सकती हो। चड्डे ने बड़े जोर का यह खा लगाया और थोड़ी देर खामोश रहा। फिर उसने बड़े जज्बात भरे लहजे में कहा, मुझे अफसोस है मंटो की इस खलाजत के साथ एक ऐसी पाकीज़गी चली गई है जिसने उस रात मेरी एक बड़ी फलत और नजिस तरंग को मेरे दिलो दिमाग से धो डाला। लेकिन मुझे अफसोस नहीं होना चाहिए। वो पुणे से चली गई है। मुझे ऐसे जवानों में ऐसी नजिस और थलत तरंगे वहां भी पैदा होंगी जहां वो अपना घर बनाएगी। मैं अपनी मम्मी उनके सपुर्द करता हूं। जिंदाबाद मम्मी जिंदाबाद। चलो हरी बनवास को ढूंढे। रो रो कर उसने अपनी जान हल्कान कर ली होगी। इन हैदराबादियों की आंखों का मसाना बहुत कमजोर होता है, वक्त बेवक्त टपकने लगता है। मैंने देखा, चड्डे की आंखों में आंसू इस तरह तैर रहे थे जिस तरह मकतूलों की लाशें। ऐसी और कहानियों के लिए आप किस्से कविताएं चैनल को, पेज को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।